Hello everyone, hope you are doing well. Today we are going to start with another past paper for O levels May June 2010, paper 12. Let's get started. So it's P1, so no calculator allowed. Alright, here is the first question. 1.5 minus zero point 0.2 times 4. Remember Bidmass rule, bracket, division, multiplication, addition and subtraction. You have to go in this order. So this means we have to solve this part first. अच्छा सो सिंपल करने के लिए राइट साइड पे क्या नाम है सिर्फ लिख लो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट ऑलराइट 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4 ठीक है अब फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर द डेसिमल ठीक है हम एज्यूम करते हैं डेसिमल हमारी जिंदगी में है ही नहीं यहाँ पे सिर्फ नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करो 4 टू ज़ा 8 4 0 ज़ा 0 अब डेसिमल के बाद राइट साइड पे जितने नंबर्स लिखे हैं उनको काउंट करना है ये डेसिमल है तो उसके राइट पे कितने नंबर हुए ये वन इसके अलावा और कोई नहीं है अब हमने कहा कि भाईजान डेसिमल की राइट साइड पे ओनली वन डिजिट है सो अब हमारे आंसर से हमने उतना ही राइट से नंबर छोड़ना है उसके बाद हमने डेसिमल लगाना है हमने कहा कि एक नंबर डेसिमल के राइट साइड पे है तो यहाँ पे हमारे पास कितना है एक एट एक की जगह पे आएगा तो यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया तो 0.8 बन गया सो नाउ 1.5 minus 0.8 equals to 0.7. That is the answer. Let's move again. Now 4.2 times 0.07 4.2 divided by 0.07. अच्छा अब इन क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हो फॉर मी जो मुझे आसान लगता था वो था फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करो फिर रेसिप्रोकल वाला स्टेप सो पहले एक एक करके उनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं सो 4.2 है अब रिमेंबर कि फ्रैक्शन डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का स्टेप क्या था डेसिमल हटाया उसकी जगह वन लगाया और डेसिमल के बाद जितने नंबर है उनको काउंट करो उतने जीरो नीचे लगाओ तो वन तो हम एक जीरो लगाएंगे डिवाइड का साइन 0.07 डिवाइडेड बाय डेसिमल हटाया वन लगाया डेसिमल के राइट साइड पर हमने नंबर काउंट किए वन टू एंड उतने जीरो हमने लगा दिए 1020 नाउ वी हैव एन एक्सप्रेशन सो इट विल मैं इसको नीट करके लिख लेता हूँ 42/10 डिवाइडेड बाय 7/100 नाउ रिमेंबर डिवीजन के साइन को चेंज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई में अगर करना है तो फ्रैक्शन हमारी राइट साइड रेसिप्रोकल हो जाएगी सो इन दिस केस it will be 42 divided by 10 multiply by 100/7 now let's do the cutting हमने 0 0 से काट दिया 7 1 7 7 6 42 so 6 times 10 which is equal to 60 that is the answer all right let's move on express as a single fraction. Part A is 5/7 minus 2/5. Alright, in this case आप LCM ले लो, butterfly method use कर लो, whatever you are comfortable with, do that. ठीक है, मैं यहाँ पे LCM कर लेता हूँ. So 7 5s are 35, right? अब 7 को 35 बनाने के लिए हमें क्या 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, right? तो ऊपर भी हमें 5 से करना पड़ेगा अब यहाँ पे 5 को 35 बना दो 7 से मल्टीप्लाई करना है अगेन ऊपर भी वही हमें करना पड़ेगा तो 5 5 25 माइनस 7 2 14 which is equal to 11/35 now let's see here can we do any cutting no we cannot so that is our final answer 11/35 all right so let's move okay for part B 1 whole 105 divided by 2 whole 103 easiest like it will be way easier to solve so let's just rather than doing it in the mixed fraction let's make it improper fractions numerator और denominator वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो रिमेंबर हमने कहा कि डिनोमिनेटर तो वैसे के वैसे ही रहेंगे मैं वैसे डिवीजन का साइन लगा देता हूँ डिनोमिनेटर हमारे वैसे के वैसे रहेंगे सो न्यूमरेटर में चेंज आएगा सो न्यूमरेटर क्या होगा ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस 1 6 सो नाउ सेम स्टेप यहाँ पर रिपीट करें 2 मल्टीप्लाई 3 6 6 प्लस 1 7 सो ये हमारी फ्रैक्शन बन गई अगेन रेसिप्रोकल तो 6/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 can we do any cutting no we cannot so just multiply numerator numerator say 6 6 is 18 over 7 5 is 35 that is our answer for this question all right
Let's move forward. 3. In a town, 11,000 people out of total population of 50,000 are age under 18. What percentage of the population is age under 18? So remember, percentages के अंदर आपको दो तरह के क्वेश्चन आएंगे. एक के अंदर परसेंटेज दी होगी और आपसे कोई वैल्यू मांगेगा, तो उस केस के अंदर आपने बॉक्सेस बनाने हैं. बट इन द केस आपको परसेंटेज पूछे तो आपने डायरेक्टली परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है. ऑलराइट, सो लेट्स सॉल्व दिस. 11,000 पीपल जो है वो अंडर 18 है और टोटल पॉपुलेशन हमारे 50% है. उन्होंने कहा कितने परसेंटेज अंडर 18 है, तो सिंपल परसेंटेज इज इक्वल टू 11,000. कि हमने ये पता नहीं है कितने परसेंटेज की है, वो 50,000 मतलब 100. कटिंग, so 5 ones are 5, 5 twos are 10, it is 11 times 2, which is 22%. So that is our answer. Let's move forward. A company employing 1,200 workers increase the number of workers by 15%. How many workers does it employ? So in this case, you need to find a value. So we have to use boxes because that is way easier. So let me just quickly draw them. All right. So now this is percentage. This is actual, before, after. All right, so let's fill in the values. Remember before के अंदर हमारी ओरिजिनल परसेंटेज होती है 100% पे, राइट? अब ओरिजिनल हमारे 100% पे थे और हमारी ओरिजिनल अमाउंट क्या थी 1200. हमारे वर्कर्स 15 से इंक्रीज हुए तो 100 प्लस 15, सो हमारा क्या बन गया 115. नाउ वी नीड टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू. क्रॉस मल्टीप्लाई. 100x is equal to 1200 times 115. All right. Now don't multiply these two values directly because एक तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, एक तो टाइम इस पे मल्टीप्लिकेशन में ज़ाया होगा, एक तो नंबर दूसरा बड़ा हो जाएगा. तो आगे वो बहुत ही आपके क्या नाम है ज़िंदगी मुश्किल कर देगा because आप जब वापस 100 से उसको कटिंग करना स्टार्ट करोगे. सो लेट जस्ट 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं. सो x इक्वल्स टू 1200 टाइम्स 115 over 100. Now let's just do the cutting. So we are left with x is equal to 12 times 115. So rough working कर लेते हैं. Now it is way easier. So it is going to be 230 and 115, which is equal to 1380. So our answer is 1380. Yes, 1380, and that is the answer for this question. So let's move again. All right. Question 4 is on indices. Evaluate 9 की power 1 plus 9 की power 0. So remember किसी की power आप 1 कर दो तो आपको वही नंबर रिटर्न में आता है. So let's suppose any number which is a, इसकी power 1 कर दो तो हमें a ही वापस मिलेगा. 5 की power 1 is equal to 5. So 9 की power 1 is equal to 9 plus any number or variable जिसकी power हम 0 कर दें will give the answer 1. So 9 to the power 0 is 1, which is equal to 9 plus 1 is equal to 10. Pretty simple. All right. Part B. Alright, 1 over 9 to power 1 over 2. Alright, एक की मैं वैल्यूज इसी में बताना चाहूँगा कि एग्जाम में यूजुअली इस तरह के काफ़ी यूज़ करता है नंबर 1 over 2 अगर पावर में यूज़ हो रहा हो या 1/3 पावर में यूज़ हो रहा हो. रिमेंबर 1 over 2 जब पावर के अंदर आता है इसका मतलब होता है अंडर रूट एंड 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट. Alright, so if you are like not that much like if you feel like it is difficult for you to use the just power fraction के अंदर, you can simply just replace them by square root and under cube root if that is like more your way or more your style. So that you're most welcome to do that. So मैं उस तरह ही करने की कोशिश करता हूँ because एक नंबर का सवाल है, मैं इतनी ज़्यादा पावर के अंदर जाना नहीं चाहता. So 1/2 means under root 1/9. So now I can just simply take the power common. All right, so 1 is 1 की 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा. 9 किसका स्क्वायर होगा, right? 3. So we have this fraction. Now we can just cut the square with square root. We have the answer 1 over 3. Pretty straightforward. All right, now let's go to the question number 5. Okay, so
by writing each number to correct to one significant estimate the value of this and this. So मैं let एक एक करके स्टेप में जाता चाहता हूँ, ठीक है। 48.9, अब इसको हमने वन सिग्निफिक फिगर तक करना है। रिमेंबर हमने किसी भी वैल्यू के अंदर अगर हम सिग्निफिक फिगर यूज कर रहे हो या डेसिमल यूज कर रहे हो, रिमेंबर ऑलवेज यू हैव टू लुक टू द राइट नंबर, ठीक है। सो इफ यू आर लुकिंग टू राउंड अप टू टू डेसिमल प्लेस, यू ऑलवेज हैव टू लुक एट द थर्ड डेसिमल प्लेस, बिकॉज उसके उसे भी वो देख के बताओगे ना कि वो 5 से बड़ी है, 5 से इक्वल है, तो हमने राउंड अप करना है या राउंड डाउन करना है। सेम एज द केस विद सिग्निफिक फिगर, ऑलवेज लुक टुवर्ड द राइट साइड। सो व्हाट इज अ सिग्निफिक फिगर? सो एक लेमन टर्म्स के अंदर हम सिग्निफिक फिगर कहते हैं कि अगर मैं उस नंबर को रिमूव कर दूं, हमारा आंसर पूरा बदल सकता है। सो पहले से स्टार्ट करते हैं। 48.9 4, इफ आई रिमूव दिस 4 फ्रॉम दिस नंबर, my entire number is wrong ना, changed, right? It was 48.9, now it's 4 it's 8.9, so डिफरेंस बहुत बड़ा आ गया, हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन हमारा नंबर ही रॉन्ग हो गया। सो इन लेमन टर्म आप इसको कह सकते हो, दिस इज अ सिग्निफिक फिगर, सो this is the first signal figure, we have to round up या down इसको करना है, but for that always look at right side पे। So you have to look at in this on this number. Now if the number is equal to 5 or greater than 5, round up, otherwise इसको 0 करके वैसे हम लिख देंगे। Since 8 is bigger than 5, it will round up to 50, 48.9 will round up to 50, because ये प्लस 1 हो जाएगा 4 के साथ, एंड बाकी से हम 0 कर देते हैं। नाउ लेट्स डू 0.207, लेट मी जस्ट इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, एंड लेट मी चेंज द कलर ताकि आसानी से समझ आ जाए। ऑलराइट, 0.207। ऑलराइट, इफ आई रिमूव दिस 0 फर्स्ट वाला, 0.207 और 0.207 सेम चीज है, मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? So this zero is not a significant, this zero is not a significant figure. All right, if I try to remove this 2, मेरा तो आंसर ही चेंज हो गया, पहले 0.207 था, अब मेरे पास 0.07 है, राइट? दिस मीन्स के 2 is a significant figure. All right, no, now we have to round to first one significant figure. Remember right side में हमें देखना है, so we have to look at the 0 over here. So लेस देन 5 है, तो बेसिकली वो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते उसके आगे, तो वैसे ही हम 0.2 ही लिख देंगे, नथिंग एल्स, बाकी सारा वो राउंड डाउन होकर 0 बन जाएगा। आगे 0.200 लिखना है वो लिख सकते हो, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलराइट, सो फाइनल पार्ट इज 3.94। अगेन सेम स्टेप, ये हमारी सिग्निफिकेंट फिगर बनेगी। राइट साइड पे हमने देखना है 9 इज ग्रेटर देन 5, सो राउंड अप हो जाएगा, so it will turn to 4. We have our three numbers, now we can just multiply. So 50 times 0.2 square over 4. Alright, so अब आप 0.2 का स्क्वायर को आप करने के डिफरेंट तरीके हैं, आप उसको डेसिमल के वे में मल्टीप्लाई कर दो, बट मुझे जो जिसमें मैं कंफर्टेबल था वो था इसको फ्रैक्शन में कर लो, इट्स अप टू यू, आप जिसमें मोर कंफर्टेबल हो। सो 0.2 को हम फ्रैक्शन में करें, क्या बनेगा? डेसिमल हटाया 1, एंड काउंट के डेसिमल के राइट साइड पे कितने नंबर उतने 0, सो इट विल टर्न टू 2 over 10। ओके, सो इट इज 50 टाइम्स 2 over 10 स्क्वायर ओवर 4। अभी मैं डिनोमिनेटर इग्नोर कर रहा हूँ, सो इफ आई जस्ट क्या नाम है सॉल्व द स्क्वायर की पावर, इट इज इक्वल टू 50 टाइम्स 4 over 100, because 2 का स्क्वायर 4 है, 10 का स्क्वायर 100 है। नाउ लेट्स डू द कटिंग, डिनोमिनेटर में लिखना भूल गया, सॉरी। 50 ones are 50, 50 twos are 100, 2 ones are 2, 2 twos are 4। नाउ लेट्स सिंपलीफाई करके दोबारा लिख देते हैं, न्यूमरेटर में is or 2 is the last number that is left, and denominator is 4। now we can do the final cutting, so which is equal to 4, 2 over 4 equals to 1 by 2, so that is our answer. In P1 you can write it as 1 over 2 or 0.5, but remember, do not write decimal if the number is complicated like 3 over 7, something like that, because in that case you will always face rounding error का mistake, because either you're going to round over round up, basically आप बहुत ज़्यादा round up कर दोगे या बहुत कम round up गलत round up कर दोगे, तो there's always chance of mistake, so try to avoid rounding converting it the fraction to decimal, unless the examiner explicitly says कि मुझे decimal में आंसर चाहिए। examiner नहीं कहता, please don't make your life more difficult, and because number मुफ्त के चले जाएंगे, और we cannot afford to lose like numbers like this, ठीक है।
Question number 6. Let's do this. Solve this. Basically, algebraic manipulation है. This is denominator, पूरी expression denominator में. I can just send it over there to multiply. So it will turn to 3 is equal to 2 times x minus 1. Expand. 3 is equal to 2x minus 2. Send this over there. Plus 3 plus 2 is equal to 2x. 5 is equal to 2x. X is equal to 5 over 2. That is our answer. Alright, moving on to part B. Given that P is equal to 2t minus r, express T in terms of P and R. अच्छा, whenever इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा in terms of P and R का मतलब होता है कि आंसर के अंदर P and R आएगा. Your answer will contain P and R. ठीक है? So ignore this for the right. Ignore right now. Ignore this right now. Whenever they express t in terms of express whatever the variable name is, express dash whatever the variable name is, that is the key point. ठीक है? Basically it says कि express t का मतलब isolate t और make t the subject. ठीक है? Make it subject. Alright, so now just simply solve it. P is equal to 2t minus r. Send this over there. It will get plus p plus r equals to 2t. T is equal to P plus R over 2. This is our answer. Now look, I made T the subject. I have done that part. Okay. Now let's look at this. Does my answer contain P and R? Yes, it does. So that is correct answer. So I can just say P plus R over 2. That is our answer. Let's move again. Alright, question number 7 is on symmetry. On a rectangular hexagon, draw all lines of symmetry. So remember, line of symmetry वो होती है कि अगर हम उस लाइन के ऊपर शेप को फोल्ड करते हैं, हमारे पास आइडेंटिकल शेप बन जाएगी. बेसिकली ऊपर भी नीचे भी कोई आगे नहीं पीछे नहीं होगा, तो बेसिकली परफेक्टली एक दूसरे के ऊपर वापस आ रहे होंगे. सो हमारे पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बन रही होगी, तीन तो एक तो ये होंगी ना जो वर्टिसेस से गुजर रही हैं. ठीक है, sorry, my drawing is a bit scuffed because apparently edge is not allowing me to insert this ruler, so I'm just trying my best. Please exam में ruler use करना, otherwise मसला बन जाएगा. So these are from these are the one line of symmetries from vertices. Now I'm going to draw the line of symmetries from the lines or edges or planes. Besides say this, this and this. ठीक है, straight lines draw कर लेना kindly. So these are line of symmetry. All right. On a grid, draw a quadrilateral. Quadrilateral means shape with four sides with rotational symmetry of order 2. Rotational symmetry of order 2 मतलब कि if I rotate the shape 360 degrees, sorry, basically you are gonna get the same shape two times. ठीक है? एग्जाम्पल रेक्टेंगल ले लो. रेक्टेंगल है, उसको तुम रोटेट करोगे, एक दफा रेक्टेंगल तुम्हारे पास आ जाएगा, ये 180 रोटेशन आई. दोबारा रोटेट करोगे, 180 360 रोटेशन कंप्लीट हो गई, दोबारा पास तुम्हारे दोबारा आ जाएगा रेक्टेंगल एक. सो एक रेक्टेंगल बना, रोटेट किया आता, पूरा रोटेट किया, दूसरा रेक्टेंगल आया. ऑर्डर टू मतलब दो दफा हमारे पास शेप आनी चाहिए, हमारे पास दो दफा शेप आ गई. सो सिंपल हमारे पास हमने कहा कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेंगे. अब एग्जामिनर ने तुम्हें ऑप्शन दी हुई थी कि यू कैन ड्रॉ अ रेक्टेंगल, you can draw a parallelogram, or you can draw a rhombus. But मैंने कहा सिंपल रेक्टेंगल बना लेते हैं, हमारी लाइफ इजी रहेगी. And that is it. I just drew the rectangle. So let's move आगे. Question 8 is I think from stats का, basic stats का क्या नाम है, difference between the temperature in Vostok and London in July. So Vostok and London आपकी locations है in July. So this number minus this number. Alright. Remember difference is kind of like a range, maximum minus minimum. So difference max minus minimum. Maximum is 7, minus minimum is negative 74. Remember always put negative numbers in a bracket. 7 plus 74, which is equal to question number 8, right? Which is equal to 81. Alright, so that is our answer for part 1. Part B.
The difference between temperatures in Vostok in February and June. All right, February and June. This is a Vostok, right? February Vostok and June Vostok. Okay. I'm sorry if I'm pronouncing the name wrong because I'm not an English major. So difference is again max minus minimum. Let me just go down a bit. So maximum is going to be negative 47 minus minimum, which is negative 71. Remember, the positive number scale, number line, and the negative number scale are flipped with. So सिर्फ अगर मैं डिजिट्स को देखूं नंबर की, ठीक है, साइंस को अगर इग्नोर करूं, पॉजिटिव के ऊपर जब भी हम स्केल पे जाए, नंबर जितना हम कहते हैं 10 20 30 हमारे नंबर बड़े हो रहे हैं ना, अगर ये नेगेटिव स्केल के ऊपर हम जाए 10 20 30 नंबर तो बड़े हो रहे हैं, बट नेगेटिव का मतलब है कि नंबर वो इन रियलिटी और छोटे हो रहे हैं। सो इन नेगेटिव नंबर स्केल के अंदर जितना बड़ा डिजिट होगा नेगेटिव साइन के साथ उतना ही वो छोटा होगा। दैट्स वाई नेगेटिव 71 इज मिनिमम वैल्यू। So negative 47 plus 71. So the difference is going to be um so 16 24, I guess, if I'm right. 24, let me check. 24, yes, 24 is the answer. So this is part B. Moving on, write as a product of prime factors just like this, ठीक है। So prime factorization करनी है, okay, no problem. So let's do this. नाउ 140 के जब हमने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, हमने ये बना दिया। रिमेंबर हमने स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना हो, बेसिकली हमने उस नंबर से कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहना है। जैसे क्या नाम है, 2 है, 3 है, 4 है, हमने उसको कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहना है जब तक वो हमारा सॉल्व ना हो। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस 140 इज डिवाइडेड, हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 से करेंगे तो हम कभी स्टार्ट ही नहीं होगा हमारा, तो 2 से हम स्टार्ट करते हैं। सो 140 को अगर हम 2 से डिवाइड करें विल गेट 70। रिपीट कर सकते हैं क्योंकि हम 2 से कॉन्स्टेंट डिवाइड अभी कर सकते हैं। अगेन 35 दोबारा 2 से कर सकते हैं, नो, 35 2 पे जाता ही नहीं। लेट्स प्लस हम एक नंबर बड़ा कर देते हैं 3, नहीं कर सकते हम 3, 35 3 पे जाता नहीं। इंक्रीज करते रहो, हमारे कहाँ पहुंचे 5, वी कैन यूज दैट। So 7 5 is 35 and now just 7 1 is 7. So these numbers are the prime factors. So 140 equals to 2 times 5 times 7. सो मैं इनको पेयर्स के अंदर लिख देता हूँ, बार बार अगर नंबर लाइन बहुत बड़ी फाइव फैक्टर्स की लिस्ट बहुत बड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो पूरा पेज ही भर जाएगा। तो इट्स ईजियर टू, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। सो 2 टाइम्स 2 की जगह मैं लिख देता हूँ 2 स्क्वायर। ऑलराइट, सो दिस विल बी 2 स्क्वायर multiplied by 5 times 7. So that is our answer. So pretty straightforward a question. Let's move on. Okay. Alright. Find the highest common factor. Highest common factor का मतलब we are going to do the prime factorization method, ठीक है। But remember एक caveat है कि हमने factorization stop कर देनी है if both of the numbers are not divisible by the same factor. So let me show you. 168, 140, start with 2, it is 84 and 70, 2 again, 42, 35. Now I can divide 42 by 2, but I cannot do that with 35, so 2 हमारा reject हो जाएगा। 3, 35, no, 42 yes, so दोनों नहीं होंगे तो reject। Now the only one left is 7. So what I'm left with, 7 6 are 42, 7 5 are 35. You see, I cannot divide 6 and 5 with any common number, so we will stop there. So this is our highest common factor. So HCF is equal to 2 times 2 times 7, which is 4 times 7, which is 28. So our HCF is 28. Now, last part. Find the smallest possible positive integer, and that is sorry, that 168 and is a square number. ठीक है। In this case, all you need to do is prime factorization वाला सब repeat करो 168 के साथ। List all of the prime factors. So 284, 2 42, 221, 3 7 and 7 1 7 and so what are the 168 equals to? 2 times 2 times 2
times 3 times 7. Alright. So remember हमने दो दो के पेयर बनाने सेम नंबर्स के, बिकॉज स्क्वायर का मतलब ही होता है ना कि टू का पेयर बन रहा है बेसिकली। लेट्स सपोज टू का स्क्वायर मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू स्क्वायर? इट मींस टू मल्टीप्लाई बाय टू। ठीक है, टू इज मल्टीप्लाइंग टू टाइम्स, राइट? टू स्क्वायर इज टू टाइम्स टू, थ्री स्क्वायर इज थ्री टाइम्स थ्री, एंड सो ऑन। सो लेट्स जस्ट मेक पेयर्स ऑफ दिस इज अ पेयर, बट द प्रॉब्लम इज ये टू और ये थ्री और ये सेवन तो अलोन है, दीज आर अलोन। ठीक है, टू मेक 168 एन स्क्वायर नंबर हमें कुछ एक और नंबर की जरूरत पड़ेगी, राइट? सो I don't know what happened. So all right, so resuming to the question, so how can we make this to a square number? We can just multiply it with 2। एक पेयर हमारा ये वाला बन जाएगा, राइट? हमारा अब एक नया पेयर बन गया। लेट मी चेंज द कलर ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए। दिस इज अवर न्यू पेयर, राइट? You can do the same thing with 3 and same thing with 7. So we have our new pairs. You see, now this is a square number. So what is the new number that we have to multiply with 168 to get our answer? This, which it was 2 times 3 times 7. This one, right? So what is the answer of this one? 2 times 3 is 6 times 7, which is equal to 42. So if we multiply 168 with 42, we are going to get the square number, and this is going to be the smallest positive n. So answer is 42. Alright, moving on to question number 10. Okay, Jane and Ken share some money with the ratio of 5:3. So, and Ken share is 16 less than Jane share. Find this percent share. Percentage का टॉपिक है, परसेंटेज का सॉरी रेशियो का टॉपिक है। बॉक्सेस, I almost said boxes, but we are not playing Minecraft, so sorry, boxes. हाँ, उधर भी आ जाता है। All right, Jane and Ken, sorry, Jane, Ken, ratio, actual. Now let's fill in the values. All right, the ratio was between Jane and Ken was 5:3. What is the value of Jane का share? Did the question say anything about Jane का share क्या है? We don't know. There's some value, but we don't know. Let's just say कि वो x है। ठीक है, हमने कहा x है। कैन शेयर इज $16 लेस देन जेन का शेयर। कैन जरा गरीब हुआ है आजकल, तो x से उसकी $16 कम है, राइट? जेन से $16 का हमारे पास वैल्यूज आ गई। नाउ वी कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? सो 5 times x minus 16 equals to 3x. Open the bracket. So 5x minus 16, I almost did an oopsie, so minus 16 times 5, 6, 5 is 30, 5 ones are 5, 6, 7, 8. 80 is equal to 3x. So I'm sending all x to the left side, number side I'm right side पे भेज रहे। 5x minus 3x is equal to 80, 2x is equal to 80, x is equal to 80 over 2, x is equal to 40. So we know Jane का share $40 है। Now what is the share of Ken? Ken हमने कहा कि बेचारा थोड़ा गरीब हुआ है, तो Ken का जो शेयर होगा 40 minus 16, which is equal to 24. So that is our answer. Let's move to the second part, which is map and scales. Map and scale मैंने पहले कहा कि ड्रॉ कर लेते हैं boxes, because I know these questions are way easier with boxes. Otherwise you're gonna get stuck. अच्छा, हमने कहा given, find map actual. So what is the given map का actual? उसने कहा कि the original the scale of map is 1 to 25,000. Mean if there is the distance on map is 1, the actual distance is 25,000.
The distance between two villages is 10 centimeter on the map. So 10. Find the actual distance. X. Alright, cross multiply. X is equal to 25,000 times 10. X is equal to 250,000. So that is our answer, right? This is in centimeter. One thing. The answer they want is in kilometer. So let me just draw the scale first ताकि हम decide करें करना है. So सेंटीमीटर आता है, फिर मीटर आता है, फिर किलोमीटर आता है. Okay, so tell me कि सेंटीमीटर और मीटर में डिफरेंस कितना होता है? 100, मीटर किलोमीटर में 1000. All right. So you are going from smaller to bigger, right? You are going this way. This means you have to divide. स्मॉलर से बड़े में जब हम स्केल में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है. फर्स्टली हम किससे डिवाइड करेंगे? 100 से, या मीटर में पहुंच गए. फिर हमने किससे डिवाइड किया? 1000 से, ताकि हम किलोमीटर में पहुंच जाए. कटिंग. सो इट इज 25/10 which is equal to 2.5. This is our answer. Alright, move on to functions. One of my, alright. Alright, functions. Given that f of x is equal to 5 minus 2x over 3x, find the value of f of minus 2. Remember, in functions के अंदर जो x की वैल्यू है वो हम रिप्लेस करते हैं नंबर से. It is okay, it is way more sensitive than I thought. Alright, so in this case हमारे पास उसने f of minus 2 बताओ, so we'll just replace x with minus 2 and that will be our answer. So f of minus 2 equals to 5 minus 2 into minus 2, remember negative है तो ब्रैकेट में डालो, 3 times minus 2, 5 minus minus plus 4 over negative 6, 9 negative 9 over 6, cutting 3, 2 which is negative 3 over 2. I could write it as 1.5, negative 1.5 or negative 3 over 2. It is all the same. Negative 3 over 2 or negative 1.5. Find the f inverse. ठीक है, let me just question में दोबारा लिख ला f of x statement so that मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं घूम रहा. f of x is equal to 5 minus 2x over 3x. Okay, नीचे आ जाते हैं अब हम. We alright. So remember हमने शुरू में कहा था कि y और f of x इंटरचेंजेबल होते हैं. y is equal to f of x है, मैं ये वैल्यू इधर लिख सकता हूँ. So y is equal to 5 minus 2x over 3x. Now make x the subject in this equation. So 3xy is equal to 5 minus 2x. सारी x की टर्म्स को एक साइड पे हम भेज देते हैं, तो 3xy plus 2x is equal to 5. अब हमने इसमें से x निकालना है इस टर्म में से. लेट मी चेंज द कलर, येलो कर लेते हैं. इस टर्म में से हमने x निकालना है, तो वी कैन जस्ट टेक कॉमन, x कॉमन ले लिया. 3y plus 2 is equal to 5. X is equal to 5 over 3y plus 2. So remember we said k y is equal to f of x. If I take f over there, it will turn into inverse. So f inverse of what was over here, y equals to x. हम यहाँ से x की वैल्यू पुट कर सकते हैं. f inverse of y equals to 5 over 3y plus 2. But उन्होंने x मांगा था. Well, I can just simply replace y with x. And that is our answer, 5 over 3x plus 2. That is our answer. Alright, let's go to the next question. Question number 12, which is on proportionality. अच्छा, before solving the question पहले तो हाईलाइट करो ना वो रिलेशनशिप क्या कह रहा है. हाँ, एक वेरिएबल है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ x. ठीक है, बाकी सारी चीजें छोड़ो, अभी क्वेश्चन को इग्नोर करो. पहले मुझे तो ये रिलेशनशिप लिखना है. पहले y is inversely proportional to what? Square of x mean x square. ठीक है, हमें ये पता चल गई, हमारी टर्म ये बननी चाहिए. सो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं. उसने कहा फाइंड द फॉर्मूला फॉर y इन टर्म्स ऑफ x. उन्होंने ये दो वैल्यू सेट दी हुई है. विल यूज दिस वैल्यू टू फाइंड द k. अच्छा, रिमेंबर जब हम सॉल्व करने लगते हैं हम इस फिश हुक सिंबल को कन्वर्ट कर देते हैं इज इक्वल टू k में. सो लेट्स सॉल्व दिस. सो y is inversely proportional to x square.
y is equal to k over x square. लेट्स पुट y की वैल्यू क्या थी 48 इज इक्वल टू के ओवर जब x की वैल्यू क्या थी 1/2. अच्छा, राइट नाउ दिस गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि 1/2 का स्क्वायर हम डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं. कुछ नहीं करना, इसको उधर भेज दो. डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. 48 टाइम्स 1/2 स्क्वायर इक्वल्स टू के. नाउ जैसे स्क्वायर खत्म कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं. 48 टाइम्स 1/4 इज इक्वल टू के. कटिंग करो, 48 12 है तो k इज इक्वल टू 12. ये तो हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली. बट एग्जामिनर ने तो फॉर्मूला मांगा है, तो उसके लिए हमें इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है k की. सो y इज इक्वल टू 12 ओवर k की जगह 12 आ गया x स्क्वायर. दिस इज अवर फॉर्मूला. सो y इज इक्वल टू 12 ओवर x स्क्वायर. ऑलराइट, ठीक है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू. ऑलराइट, ठीक है. सो दिस हैपेंड. चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x वन y इज इक्वल टू 3. तो बेसिकली हमारे पास ये फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला के अंदर y की वैल्यू इतना डिले क्यों आ रहा है, ऑलराइट, y की वैल्यू पुट कर देंगे. सो y इज इक्वल टू 12 ओवर एक्स स्क्वायर. सो 3 इज इक्वल टू, लेट मी चेंज द थिकनेस, वो ठीक है. 3 इज इक्वल टू 12 ओवर एक्स स्क्वायर. हम एक्सचेंज कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 over 3. X square is equal to 4. Take square root on both sides to get rid of square. X is equal to under root 2 square. अगर कर खत्म कर ले तो x is equal to 2. That is our answer, right? हाफ हाफ आंसर है हमारा. रिमेंबर, हम जब भी अंडर रूट लगाते हैं, हम एक चीज हम बचपन से भूलते आ रहे हैं. एग्जाम जब भी हमने पहले पुरानी क्लासों के अंदर हमने पढ़ा था कि अंडर रूट जब हम करते हो नंबर आता है और कोई आंसर नहीं आता. बट रिमेंबर, जब भी अंडर रूट से आप नंबर खत्म कर रहे होते हो, ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट टू आंसर्स विच इज गोइंग टू बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, हम बचपन में प्लस माइनस खा जाते थे. अगर हमने आप खाया तो एग्जाम में हमारे नंबर खा जाएगा. तो इट्स बेस्ट है कि हम प्लस माइनस लगा लें. सो नाउ वी हैव टू वैल्यू x इज इक्वल टू +2 एंड x इज इक्वल टू -2. दीज आवर आंसर. All right, let's move to the next question. Question 13, simultaneous equations. All right. So simultaneous equation, I think we are halfway through our paper. So, all right. चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी जल्दी से. रिमेंबर, साइमल्टेनियस इक्वेशन आप दो तरह से करते हो. आइदर यू सॉल्व इट वाया एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन. द रूल वॉज कि अगर x के नीचे x और y के नीचे y और नंबर के नीचे नंबर नहीं है, बेसिकली दोनों इक्वेशन आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, देन यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन, अदरवाइज यू हैव टू यूज एलिमिनेशन. ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं ये वाला. सो दिस x के नीचे तो x है, राइट, y के नीचे y है एंड नंबर के नीचे नंबर है. सो ऑर्डर बेसिकली सही है ना इक्वेशन का. सो विल यूज एलिमिनेशन, वी डोंट नीड टू यूज सब्स्टिट्यूशन. सो 3x plus 2y is equal to 7 and x minus 3y equals to 17. अब किसी एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट सेम करना है. ऑलवेज मेक श्योर कि कोई आसान हो, मतलब कोई बड़े नंबर्स में ना जाना, फिर बाद में वो आप मल्टीप्लिकेशन में गलती करते हो. सो मैं x को सेम करना चाहता हूँ. ठीक है, मैं इस x के कांस्टेंट को सेम करना चाहता हूँ. ठीक है, सो आई कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस द लोअर इक्वेशन विथ 3, कैसे आगे 3x बनेगा. बट मैं वो पूरी इक्वेशन को करना है ताकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए. तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7. सो नीचे क्या बनेगा, 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 17 टाइम 3, 7 3 जा 21, 3 1 3 51. ठीक है, सो नाउ रिमेंबर, जब इसको सॉल्व हमने करना है, हमने कहा कि जिस वेरिएबल के हमने नंबर को कॉन्स्टेंट को हमने सेम किया, हमने कहा कि उसके हमने चेक करना है कि वो उसका जो साइन है वो सेम है. सो इन दिस केस पॉजिटिव 3x एंड पॉजिटिव 3x. सो इन दिस केस हमने कहा कि नंबर के साइन सेम है, तो हमने कहा कि जब हम दोनों जो हमने कांस्टेंट के साइन सेम जिसको हमने कांस्टेंट को हमने सेम किया होता है, उसके अगर दोनों के साइन सेम है, कि यहाँ पे भी प्लस है
यहाँ पे भी प्लस है, मीन्स हमने क्या करना है कि जो बॉटम इक्वेशन है ना उसके हमने साइन फ्लिप कर देना है। सो इन द केस के both of the constants have the same signs, flip the signs of the bottom equation. So positive will turn into negative, negative turn into positive, positive will turn into negative. Now just eliminate this part. So we are left with 2y plus 9y equals to 7 minus 51. If I solve this, I get 7y is equal to 7y is equal to it's going to be for a negative 43 क्या कहते हैं 644 अच्छा I don't know why I'm struggling over ठीक है I cannot see my screen just 1 minute ठीक है so negative 51 my plus 7 so 1 खत्म कर 6 so negative 44 44 hmm y is um let me just change the overlay. I don't know why my screen is going black. Just give me 1 second. Alright, sorry for the weird cut. Apparently, like my system was like confused with between the two screens that I'm operating with. Alright, so let me just quickly check the values. Oh, I made an oopsie over here. So it is 9 plus 2 is 11. So 11y is equal to negative 44. Y is equal to negative 44 over 11. Do the cutting. So y equals to negative 4. This is the value of y. And now just put this value in any equations. ठीक है, any of the four equations. मेक श्योर कि ना मैं सिंपल वाली में डालूँ तो मैं इस ओरिजिनल वाली में डालता हूँ ठीक है सो x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू 17 सो x माइनस थ्री टाइम्स माइनस फोर इक्वल्स टू 17 x plus 12 is equal to 17 x is equal to 17 minus 12 17 minus 12 x is equal to 5 so we have two more answers x is equal to 5 and y is equal to minus 4 hopefully ये मेरी screen बंद नहीं होती alright let's go to the next question question number 14 a straight line passes through the points P and Q find the coordinates of the midpoint so remember midpoint का जब भी हम find करते हैं तो midpoint I'm going to use this part ठीक है तो कर लेते हैं इसको thin midpoint oh ये बहुत ही light color है I'm going to go with the basic color then. Alright, midpoint is equal to x1 plus x2 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2. Alright, so let me write ये this is x1, this is y1, x comma y के फॉर्म में होता है ना कोऑर्डिनेट so x2 y2 let me just write the values instead of क्या कहते हैं x1 क्या हमारा होगा x1 is minus 8 what is x2 4 now same as the y1 y is 10 plus y2 is 1 now let's solve this part so it will be आपका minus 4 over 2 comma 11 over 2 do the cutting so minus 2 comma 11 over 2 I could write it like this or I could just simply divide करके उसको decimal में कर सकते हैं minus 2 comma 5.5 but you're free to write it as decimal so minus 2 comma 5.5 alright find the equation of PQ ठीक है let me just write P के coordinates दोबारा और Q के दोबारा ताकि मैं बार बार ऊपर नीचे ना घूमूं P is equal to minus 8 comma 10 Q is equal to minus sorry 4 comma 1 alright equation के लिए हमने जाना है remember equation के लिए हमें पहले gradient find करना होगा so M is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 x1 y1 x2 y2 so y2 minus y1 over x2 minus x1
-9 over 4 plus 8 minus 9 over 12, cutting 3 by 4. So m is equal to minus 3 by 4. Now we'll use the formula y minus y1 is equal to m into x minus x1. y टेक एनी पॉइंट, मैं ये वाला लूंगा because छोटी वैल्यूज हैं, मुझे ज़्यादा मैथ नहीं करनी पड़ेगी. So y minus 1 is equal to m is equal to minus 3 over 4 times x is x minus x1 which is 4. So इसको सिंप्लीफाई करना है, मैं 4 को उधर ले जाता हूँ, तो 4 टाइम्स y minus 1 equals to -3 times x minus 4. Expand the brackets. 4y minus 4 equals to -3x plus 12. Stand it over there. 4y is equal to minus 3x plus 12 plus 4. 4y is equal to minus 3x plus 16. Y is equal to minus 3x plus 16 over 4. This is our answer. Y is equal to minus 3x plus 16 over 4, or any equivalent answer is acceptable. Alright, this was question number 14. Now let's move to the next question. Alright, so this is angles, angle properties. So find, let's just read the question and find the answers. Okay, the diagram shows a circle center O, okay, passing through A, B, C, D. Alright, BOD is a straight line, and क्या कहते हैं, BAC is 38 degrees. Alright, the line BQ is a tangent to the circle. Okay, blah blah blah. Find uh, DAC. D, let's just mark it, D, A, and C. So this angle, this angle, this is the one that we need to find. अच्छा, I want to look at angle, ठीक है. अब हम ना इस तरह क्वेश्चंस को जो जिसका जो मैं ट्रिक यूज करता था, ठीक है, कि मैं छोटी फिगर से बड़ी फिगर की तरफ जाता था. ठीक है. सो पहले तो देखो ये ट्रायंगल, जो एंगल है वो किस हमारे इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है. इज दिस एनी हेल्पफुल ट्रायंगल? नहीं, कुछ हमें पता नहीं है. अच्छा, मैं थोड़ी सी बड़ी फेस शेप देखता हूँ. तो डी ए बी, अच्छा ये बड़ा ट्रायंगल तो मुझे नजर आ रहा है. ठीक है, इसके अंदर मेरे को एंगल भी दिया हुआ है. अच्छा, अब एक हमने देखो, ये जो ट्रायंगल है उसकी जो बड़ी साइड है डी बी, इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पे है ना, राइट? ठीक है. अब ये ध्यान रखो, जब हम सेंटर पॉइंट पे हमारी ये ट्रायंगल की एक साइड आ रही है, तो एक प्रॉपर्टी आ जाती है एंगल की, कि जब आपका जो ट्रायंगल है वो सेंटर पॉइंट के साथ एक लाइन पर आ रही हो, एंड उसके एक वर्टेक्स आपकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर आ रही हो, तो ये जो बड़ा पूरा एंगल है ये वाला, ये आपका 90 डिग्री बन जाता है. ठीक है. देखा, हमें बड़ी अगर हम एकदम से शेप की तरफ देखते, हम तो कंफ्यूज हो जाते कि भाई इतनी ज़्यादा एंगल से क्या चीज़ हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही. तो हम छोटी से शेप से स्टार्ट करते हैं. पहले हमने ये छोटी ट्रायंगल देखी, ये वाली, हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इसका. हमने कहा अच्छा ये तो हमारे काम की नहीं आई, रेज हो जाओ भाई. ना हमने कहा कि बड़ी वाली ट्रायंगल देखते हैं. हमने बड़ी वाली ट्रायंगल की हर साइड देखी, हमने कहा अच्छा इसकी जो डीबी साइड है वो तो सेंटर पॉइंट पे आ रही है, तो तो जो एक वर्टिस इसकी एक के साथ आ रही है, हमें एकदम से क्लिक हुआ. वो एंगल प्रॉपर्टीज के अंदर कहा था इस तरह की शेप हो, तो जो वर्टिस पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है. और राइट, तो हमने कहा कि हाँ छोटी से बड़ी पे हमें फ़ायदा हो गया, हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा. तो हमने कहा ठीक है. सो इन दिस केस जो पूरा ये बड़ा एंगल है ये 90 डिग्री है, हमारे पास 30 डिग्री भी दिया हुआ है, तो हम जो इसके नाम में जो शेडेड एंगल है फाइंड नहीं कर सकते. 90 में जो 30 माइनस करते हैं, सो डी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री. So 240 and 52, this is our answer. Let me write it in the answer space. 52 degrees. ठीक है. Now find DBC. मैं चेंज कर देता हूँ कलर. DBC. D, B and C. So D से B, B से C. हम इधर गए, हमने अब ये एंगल फाइंड करना. ठीक है. अच्छा, अब हमने कहा कि इस शेप को वापस देखते हैं कि ये किसी जगह से कनेक्टेड होगी, कुछ ना कुछ तो हमें पता चलेगा. हमने कहा इसकी पहले छोटी ट्रायंगल देखते हैं.
नहीं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। ठीक है, हमने कहा ये फ़ायदेमंद नहीं है। बड़ी ट्रायंगल देखें, नहीं कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज़ है, देखो ये मुझे कोई चीज़ नज़र आ रही है, ये देखो, ये पूरा जो है ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये सेगमेंट बन रहा है ना एक छोटा सा। हमने कही देखो ये सेगमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें सेगमेंट की प्रॉपर्टी आ जाती है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट टाइप जो होता है, एक ही साइड इस तरह का सेगमेंट कहीं और हमारा बन रहा है, हमसे देखें ज़रा, कोई इस तरह का सेगमेंट हमारा कहीं और बन रहा है। तो हमने कहा कि ये सेगमेंट था, ये भी कॉमन था, वो ये हमारा पोर्शन जो था वो हमारा इसके जैसा बन रहा है। हमें ये दो शेप मिल गई ना सेम तरह की। हमने कहा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी है कि अगर ये, अगर हमने जो फाइंड किया था ये क्या था 52, राइट, ये अगर 52 है, हमने इसको क्या नाम है थोड़ा सा टिल्ट कर दी शेप को वापस, हमारे पास ये वाली साइड पे हम पहुंच गए, हमने इस वाली को घुमा के थोड़ा सा ये वाले पे पहुंच गए। तो अगर ये 52 है तो ये भी 52 हो जाएगी, एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी। हमने कहा ठीक है, हमने सिंपल कह दिया कि भाईजान डी बी सी इज इक्वल टू 52, एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। सो हमें इसके कुछ वर्किंग करने की जरूरत नहीं। लकीली दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जो एंगल वाला है, तो हमें इतना कुछ खास काम नहीं करना पड़ रहा। अच्छा, फाइंड सी बी क्यू, सी बी क्यू, सी बी क्यू, सी बी क्यू, सी, ओ भाई कलर सेलेक्ट करो, सी बी एंड क्यू, दिस एंगल, दिस एंगल। अच्छा, हमने कहा कि हम किधर अब हमने कहा कि सी बी क्यू तो एक स्ट्रेट लाइन के साथ हमारा कनेक्ट हो रहा है। स्ट्रेट लाइन क्या है, उसने कहा हम देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के बारे में से कुछ लिखा हुआ था। हाँ, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट अगर लाइन है तो मतलब जो, अगर कोई वर्टिकल लाइन उसके साथ होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो जो, कौन सा कलर लेते हैं, मैं लेता हूँ ब्राउन कलर, ठीक है। तो बेसिकली जो ये लाइन है, इफ यू लुक एट दिस लाइन एंड दिस लाइन, 90 डिग्री का एंगल बन नहीं रहा। तो बेसिकली ये शेप यूं बन रही है, राइट, लाइक दिस, ये पूरा 90 डिग्री है। हमें ये पता था जो ग्रीन कलर का था, हमने ये क्या कहा था, ये 52 है, तो हम आराम से ये फाइंड नहीं कर सकते अगर ये 52 है, 90 डिग्री में से 52 माइनस कर, तो हमारे पास आंसर नहीं आ जाएगा। टेंजेंट के साथ जो हमारा एंगल बनता है 90 डिग्री पे बनता है, राइट। तो हम क्या कहेंगे, सी बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 52 डिग्रीज, which is equal to 8 60 38, this is equals to 38 डिग्री। ठीक है, हमें ज़्यादा कुछ इतनी लंबी कुछ प्रॉपर्टीज को याद नहीं करनी, यूज़ नहीं करनी पड़ी, सो दैट इज गुड। क्वेश्चन नंबर 16, it is related to probability, so let's carefully read the question और फिर prompt के से करते हैं। A bag contains 6 red counters, 4 blue counters, 2 counters are taken from the bag and random without replacement, मतलब एक मुद्दा निकाल लिए वो गायब हो जाएंगे, टाटा बाय बाय। ऑलराइट, सो कंप्लीट द ट्री डायग्राम बिलो दैट रिप्रेजेंट दीज इवेंट्स, ठीक है। हमने कहा कि पहले वाले एनकाउंटर के अंदर हम एक ही चीज निकाल सकते हैं ना, या तो हम, हमारे पास हमने कहा था कि 6 रेड्स हैं, 4 ब्लूज हैं, ठीक है, ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट, ठीक है। हमने कहा या तो हम पहली बारी में या तो 6 जो 10 रेड्स हैं, 10 टोटल काउंटर्स हैं, उनमें या तो हमारे पास 6 रेड्स होंगे या हमारे पास 4 ब्लूज की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास चांस के हमारा जो काउंटर जो हम निकालेंगे, एक काउंटर जो पहली बारी में निकालेंगे, या तो होगा वो 6/10 के वो रेड हो, या 4/10 वो ब्लू हो, ठीक है। अगर 6 रेड है तो 4 ब्लू थे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी इस तरह बनेगी ना, 6 चांसेस है कि रेड हो, 4 चांसेस है आउट ऑफ 10 के वो ब्लू हो, ठीक है। हमने कहा ठीक है, अब हमने ना एक एक करके एक काउंटर निकाल दिया, ठीक है। तो अगर हमने एक काउंटर निकाल दिया, ठीक है, तो अब हमारे पास कितने इस स्टेज पे रह गए, इस स्टेज पे हमारे पास 5 रेड्स हैं, ठीक है। ब्लू में तो नहीं होने को चेंज किया, तो रेड निकाला था ना इस स्टेज के ऊपर, तो 4 ब्लूज, ये हमारी दूसरी स्टेज है। इस स्टेज पे क्या हो रहा है, इस स्टेज पे हमने ब्लू निकाल दिया था, तो रेड तो हमारे 6 ही रहेंगे इधर के, रेड को साथ हमें कुछ नहीं नहीं, ब्लू कम हो गए, यहाँ पे 3 ब्लू हो गए। अब हमने इस स्टेट को यूज करके आंसर बनाना है। तो हमने कहा कि अब हमारी नई प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आउट ऑफ 9 आई कुड, द प्रोबेबिलिटी कि मैं 5, बेसिकली द प्रोबेबिलिटी कि मैं रेड पकड़ूं 5, 5 ओवर 9 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं ब्लू पकड़ लूं, हमारे पास ऑप्शन कितनी है, 4 डिवाइड बाय टोटल कितनी हो सकती है, 9, 5 प्लस 4 इज 9, सेम जैसे किसी यहाँ पे करो। हमने कहा कि अब जो नई स्टेट है इसको हम यूज करें
6 रेड और 3 ब्लू वाली, हमारे पास कितने चांसेस है कि हम रेड यूज़ कर सकते हैं, रेड पिक करेंगे? अच्छा, हमारे पास 6 चांसेस है कि हम रेड पिक कर सकते हैं अगली ट्राई में, बट हमारे पास कितने बॉल कितने हैं? 9, ठीक है। लेकिन हम ब्लू कितना पिक कर सकते हैं? हमने कहा कि ब्लू तो कम हो गए हैं, तो ब्लू के हमारे पास पिक करने के चांसेस कितने रह गए हैं? 3। टोटल कितने चांसेस? 6 + 3 = 9, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी बन गई। नथिंग मोर नथिंग लेस, ठीक है। एक्सप्रेस योर आंसर एज अ फ्रैक्शन, इट्स सिंपल फॉर कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बोथ काउंटर आर द सेम कलर, ठीक है। अब बोथ काउंटर आर द सेम कलर वाली क्या सीन हो सकता है? या तो दोनों ब्लू हों या दोनों रेड हों, ठीक है। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी के लिहाज से किस तरह लिखेंगे? या तो बी एंड बी हो, और रेड एंड रेड हो। रिमेंबर, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करो, और का मतलब होता है प्लस करो। अच्छा, हमने कहा प्रोबेबिलिटी बी एंड बी, ब्लू एंड ब्लू, तो मैं करता हूँ लाइट ब्लू कलर से, ठीक है। ब्लू एंड ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्लू एंड ब्लू, ये प्रोबेबिलिटी बनती है। अच्छा, तो क्या बनेगा? 4/10 पहली वाली ब्लू की प्रोबेबिलिटी, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दूसरी प्रोबेबिलिटी ब्लू की 3/9, और प्लस रेड एंड रेड, हाइलाइटर रेड, ठीक है। रेड एंड रेड, फर्स्ट रेड सेकेंड रेड, ये हमारा स्केल बनता है। तो हमने कहा कि 6/10 मल्टीप्लाई 5/9, ठीक है। अच्छा, हमने कहा ये बनता है। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो कैसे बहुत ही ब्लू हो गया, ठीक है। अब एक स्टेप हो सकता है कटिंग करो, कटिंग करके सिंपलीफाई करो। मैं अगर कटिंग से अभी जरा दूर रहते हैं, देखो डिनोमिनेटर हम सेम कर सकते हैं, हम अपने स्टेप्स कम कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या बनेगा? 9 10 90, 4 3 12, प्लस डिवाइड बाय 90, प्लस 6 5 30। हमने बस स्टेप्स कम करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुमने कटिंग, इफ यू गाइस वांट टू कट, यू आर मोर देन वेलकम, यू कैन डू द कटिंग, द एग्जामिनर इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू, नाइदर एम आई, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं किस तरह स्टेप कम कर सकता हूँ, ठीक है। सो नाउ इट विल बी 42 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई कटिंग करना। 3 के टेबल पे जाता है, हाँ जाता है। 3 1 3, 3 4 12, 3 3 90, तो 14/30। मैं किसी और से कटिंग कर सकता हूँ इसको? हाँ, 2 से मैं कर सकता हूँ। 2 7 14, 2 15 30, तो आंसर इज 7/15। रिमेंबर, इस सेट की सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर नहीं दोगे तो आंसर मार्क्स बैठ जाएगा। तो 7/15 इज आवर आंसर। ऑलराइट, लेट्स मूव आगे। क्वेश्चन नंबर 17, इट इज फ्रॉम आपका वेक्टर्स, ठीक है। 17 पे हम देखते हैं, उसने कहा कि हमारे इसने स्टेटमेंट दी है बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ओके, एक्स इज द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी एक्स इज इक्वल टू 2:1। अच्छा, तो हम लेबल कर लेते हैं कि अगर बी एक्स जो है की वैल्यू अगर 2 होगी, तो एक्स सी की वैल्यू क्या होगी? 1, हमें पता चल गया, ठीक है। 2:1 की फॉर्म में है। फाइंड टर्म्स ऑफ पी एन क्यू ए से सी, हमने कहा अच्छा ए से सी है, सी हम जा रहे हैं, ए से हम सी जा रहे हैं, ये। तो हमने कहा 3Q, तो अच्छा, ये अगर ये यहाँ पे भी 2P होगा ना, अगर सेम डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं, तो हम सिंपल कह सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 3Q। पहले हम ऊपर गए, फिर हम राइट पे गए, तो विच इज 2P। सो दिस इज अवर आंसर, ए सी इज इक्वल टू 3Q प्लस 2P। What is AX? Let me just remove this, ताकि ग्राफ में AX either can go this way, ठीक है, लंबा रूट ले सकते हैं, और आई कैन गो दिस वे। अच्छा, ठीक है। तो पहले तो मुझे फाइंड, लेट मी जस्ट फाइंड कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एक्स और सी एक्स फर्स्ट, ठीक है। रिमेंबर के लेट मी जस्ट इरेज दिस, एग्जामिनर सेड के दिस एंटायर जो है ना, अगर हम बी से हम सी पे जाए, इफ यू गो फ्रॉम बी टू सी, द एंटायर लेंथ इज गोइंग टू बी 3, द वेक्टर इज गोइंग टू बी 3Q की वैल्यू, राइट।
But it is also saying that if I break this part, this is two portions and this is one portion. If I just 3q divided by 2, how many total portions are there? 2 over here, 1 over here, 2 plus 1 is equal to 3. So mean one portion will have equal to q, one portion is equal to q, right? So this means कि this portion is will be equal to q and this will is 2 times of के नाम में दो portions है ना इधर, तो 2 times q, 2q हमारे पोर्शन बन गए. तो आई ब्रोक द इंटायर जो डायरेक्शन है 3q की, मैंने इसको पोर्शन में ब्रेक कर दिया. वी नो कि ये 2 है तो ये 1 है, तो मीन्स पूरी लेंथ पे दो पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, तो 2 plus 1 total portions, there are 3 total portions. I just divided the vector का जो वैल्यू है 3q divided by 3, तो I got कि वन पोर्शन जो होगा वो q के इक्वल है. तो बेसिकली वी सेट कि अच्छा एक पोर्शन तो ये था, ये q है, यहाँ पे दो पोर्शन है तो 2 multiply by q, तो वी गॉट द वैल्यू 2 पोर्शन विच इज 2q. सो आई कैन जस्ट राइट 2q यहाँ पे इधर को जा रहा है और 1q जो इधर को जा रहा है वापस ऊपर. अच्छा नाउ आई कैन सिंपली से कि अच्छा मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ, ए से लेके यहाँ जा रहा हूँ, तो now my answer will be ax is equal to 2p, because पहले मैं first I'll go to right side, then I'll go to up which is 2 bx which is 2q. So this is equal to 2q and that is our answer. ठीक है. So ax is equal to 2p plus 2q. And what is xd? xd ठीक है, x tilde, let me change brown कर लेते हैं. From x we are going to d. ठीक है, alright, we are going in the same direction with xc, so I'll say कि alright we are going with plus 1q. But look at cd, we are going in the opposite direction of the vector, which means कि our sign will flip, so this is minus 2p because we are going to the opposite side. So the answer will be xd minus 2p plus q, because we are going in the direction of q but we are going in the opposite direction of p, so minus 2p plus q, and that is our answer. Alright, so moving on to the next question. Alright, area of sector, perimeter of sector. Alright, question number 18. Okay, let's move and quickly solve this question. AOB is a sector of a circle with radius r, AOB 60, ठीक है, area of sector. Alright. In simplest form means you have to do cutting till all this way to the simplest form and express in terms of r cube. Ignore this, basically says कि answer के अंदर r pi आएगा, nothing more nothing less. So area is equal to theta over 360 multiplied by pi r square. What is theta? 60 over 360 multiplied by pi times r square, cutting 1/6, ठीक है. So pi r square over 6. This is our answer. I did the cutting, so 60 times 6, 66 times 360, तो मैंने cutting simply कर ली. अच्छा, find the perimeter of sector. अच्छा, so पहले तो perimeter के लिए हम लिखते हैं perimeter में include क्या क्या होएगा. ठीक है, so in perimeter will include arc length AB plus OA plus OB, because perimeter is sum of all lengths, so yeah, sum of all sides. So OA is R, also OB is also R. Remember ये तो ये radius है तो हमारे दोनों same होंगे. Now I need to find arc length of AB. अच्छा, so using the same properties, we'll just say arc length will be again theta over 360 multiplied by pi r square. Remember theta was 60 degrees. Again cutting, sorry, no, not pi r square, sorry, 2 pi r, so 1 over 6. Now again cutting 2 ones are 2, 2 3 are 6, so again arc length will be equals to pi r over 2 to 3 the 6 pi r over 3.
ठीक है. So now the perimeter was arc length AB plus OA plus OB. We said that this is pi r over 3 plus r. So we final answer we got is p perimeter is equal to 2r plus pi r over 3. That is the answer. All right. Let's go to the next question. Matrices. अच्छा, matrices is A minus B. Let me write the matrix first. A का matrix है 3 minus 1 1 2 minus 0 2 minus 1 3. ठीक है. Remember simple plus minus in simple plus minus operation, just perform the operation, ठीक है, on the same side. So 3 go, this is the operation, and which number is in the position of 3? This one, na? Now just 3 minus 0, 3. Same is the case with 1 and 2. 1 minus 2 equals to minus 1. Minus 1 minus minus 1. Minus 1 plus 1. So minus 1 plus 1 is 0. Minus 1 minus 3. Minus 1 minus 3. ठीक है. वेट, मैंने सही वाली लिखी है ना? So, sorry, minus, sorry, 2 minus, yeah, I just made an opposite. Let me just write it again. All right. 0 and 2 minus 3 is equal to minus 1. So this is our answer. 3 minus 1, 0 and minus 1. ठीक है. Let's move part B. यार मुझे वेक्टर, मुझे दोबारा मैट्रिक्स लिखना है तो B. 0 minus 1 2 3. In part B we need to find B inverse. So there are three steps to find an inverse. First step is find आपका determinant of the matrix, which is AD minus BC. So A is 0, D is 3, minus B is 2, C is minus 1. So 0 minus 1 is plus 2. Determinant is 2. Adjoint of B, which is flip these two numbers. So 3, 0, and change the signs of the other two numbers. So positive 2 will become negative 2, negative 1 will become positive 1. So now B inverse is equal to 1 over determinant of B times adjoint of B inverse 1 over 2 times 3, 1, minus 2, 0. Now just multiply this fraction with all of the numbers. 3 over 2 minus 2 over 2, 1 over 2, and 0 over 2. I just quickly multiply them. So the final answer will be 3 over 2 minus 1, cutting key, 1 by 2, and 0. This is our final answer. Let me write that. 0 minus 1, 3 by 2, and 1 by 2. This is our answer. I just simply multiplied 1 over 2 with every number and I got this answer. So that is it from this question. Alright, now starts the proper question, cumulative frequency. Question number 20. Alright, so find the median. Use the graph to find the median. Remember, in stats, we use a different form. In cumulative frequency wala question, we use different formula for median, which is n over 2. What is the n? n उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा होता है 60 employees. ठीक है. So n is 60. Let's go down. 60 over 2, which is equal to 30. Remember, this is frequency. Go look in the graph and find the value of x on this frequency. So frequency is 30. So let me just draw the dotted line. This, this.
35 एंड 5 के बॉक्सेस है तो 1 का बॉक्स होगा एक 36, 37, 38 एंड 39. So the median is 39. X is equal to 39. Let me check the value. Yes, it is 39. All right. The interquartile range. Interquartile range, remember, it is upper quartile minus lower quartile. अपर क्वार्टाइल की जो फॉर्मूला होता है 3n/4. लोअर क्वार्टाइल का जो होता है वो होता है n/4. सो लेट मी राइट इट बिलो ताकि हमें पता चल जाए. लोअर क्वार्टाइल इज इक्वल टू n/4. सो अपर क्वार्टाइल का जो हमने कहा था, लेट मी जस्ट राइट इट इस तरह करके थोड़ा सा. अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, राइट. सो 3n/4 equals to 3 times 60/4. So if I do the cutting, okay, so I'll just say 2, 30 to 15. So if the frequency I'm going to get is 15, but this is frequency, sorry, 45, 45, 45. And for minus lower quartile is n/4, which is 60/4, which is equal to 15. So this is frequency 15. So I have to look at two frequency now. One is 45 and one is 15. अच्छा 45 पे जो frequency है 45, this. So alright, वन का ब्लॉक है तो 46 हमारी हो जाएगी अपर क्वार्टाइल. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट 15. 30, 31, 32. This is lower quartile. Now just subtract these two values. 42 minus 32. 46 minus 32, sorry. 46 minus 32, which is equal to 40. This is the interquartile range. This is the answer. Let me check the answer. That is correct. So find the number of employees over the age of 50. Acha. Over the age of 50 means 50 and 50 plus. So this range. So 50 से हम let's just reverse work करते हैं तो हमें frequency find करनी पड़ेगी. What is the frequency at 50 and 50 above? So if I go like this, let me just go थोड़ा सा ऊपर. So 50 से हम start करते हैं. We'll start at 50, go up to somewhere over here. It is in the center point, ठीक है. सही है. So it's about 1, I guess. हाँ 1 पे है. ठीक है. हाँ थोड़ा सा ऊपर जाता है 50, 51. Let's take it as 51 because 2 के बॉक्स है तो 52, 54, 56, 58, 60. So 2 का बॉक्स है, हाफ बॉक्स में तो 1 आएगा तो 51. एंड वी नीड टू फाइंड ऑल द बेसिकली इससे अबव रेंज पे जा रहे हैं ना तो 51 से ऊपर तक. सो दिस range, right? So what is the maximum value? 60, right? And what is the minimum value? 50. So we know how many people are there. Just minus कर दें दोनों को, we'll get the answer. So number equals to 60 minus 51, which is equal to 9. So this is our answer. So there are 9 people who are aged above 50. ठीक है. So that is this question. Now let's move to question number 21. How many questions are left? Let's quickly look. 2 and 3 and 4 and 5 and 6 on आखिरी सवाल से पूछ रहा है. All right, so quickly let's wrap this up. 21, question number 21. So factorize
टू टर्म्स है तो बेसिकली हमारा क्या था, टेक एज मच कॉमन एज पॉसिबल, ट्राई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो आई कैन टेक कॉमन 3 and then x. What I'm left with? X minus 4. Can I do a square minus b square? No, because we don't have x की power 2. So this is our final answer. So 3x into x minus 4 is our answer. Factorize this one. Alright, midterm breaking. So product is this number multiply by this number. अगर कुछ ना लिखा हो तो मीन्स के 1 है. So 1 multiplied by minus 2 is equal to 2, which is negative. Sum is this one 1 but also negative. Alright. So remember the rule. Whatever is the sign of this value sum is going to be a sign of the big value, and there is also going to be a small value. ठीक है. So two numbers, if we multiply them, we get 2, and if we add them, we get negative 1. ठीक है, negative 2 and negative 1. I could just say 2 times 1, na? Negative 2, positive 1. We get the same answer. So these are the two midterms की value. So x square minus 2xy plus xy minus 2y square. Take as much common. These are the two terms. Take common वाला part. So x into x minus 2y plus y into x minus 2y, because I can only take this common. Now take common from these two terms, x minus 2y into x plus y. You can write the brackets in different order. You can write x plus y first and then x minus 2y. It doesn't make a difference. So x minus 2y and x plus y. Simplify. All right. In this question, you can either solve the fraction in one go. ठीक है, एक ही तरफ अब you solve numerator denominator at the same time. But if you are like not confident in solving that in the same way, in the same run, you can just simply break the fraction. ठीक है, यहाँ पे हमने कहा ये numerator है, यहाँ पे हमने क्या दी कि ये denominator है. So what is the numerator? X square plus 4x. Take as much common as possible. X, I can take only x common. Next plus 4. Now try using a square minus b square. Can we do that? No. We have a positive sign over here, so इसकी कहानी खत्म. Denominator x square minus 16. Take as much common as possible. We cannot take anything common. Try a square minus b square. Alright. X square minus 4 square. This will turn into x plus 4, x minus 4. We have solved both parts. So just दोबारा लिख दो, instead of x into x plus 4, this is the numerator divided by denominator, which is x plus 4, and over x minus 4. Oh, sorry. ठीक है. So cut these two terms. We are left with x over x minus 4. This is our answer. If you are like comfortable with solving this entire thing in one fraction step, fraction के अंदर ही करना चाह रहे हो, तो you can do that. It's up to you. The examiner is not going to penalize you for that. ठीक है. This is it for this question. Let's move आगे. Question number 22. A box has volume of 2.5 meter cube. Express this in centimeter cube. Alright, so in this kind of questions, so first write के question में क्या कह रहा है, 2.5 मीटर क्यूब एक्सपेंड इनटू सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा, मैं मीटर क्यूब को ज्यादा करना चाहता हूँ. अच्छा, मीटर क्यूब मीन्स 1 मीटर टाइम्स 1 मीटर टाइम्स 1 मीटर ना, because meter into meter becomes meter cube. 3 meters है ना, तो मीटर क्यूब बन जाएगा. So now let me write the number line. Centimeter, meter. The difference is what? 100. We are going from smaller to big or big to small? Big to small. That means we'll multiply. So just replace these brackets with 100 centimeter. So we are going to get 2.5 times 100 times 100 times 100. For each meter, I am multiplying it with 100. How many zeros are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. So
2.5 multiplied by 1, 1 2 3 4 5 6. Now move the decimal, 1 2 3 4 5 6, तो is equal to 25 पे एक जीरो खत्म हो गया, एंड हाउ मेनी लेफ्ट, 1 2 3 4 5, सो 2.5 million is answer. So this is our answer, centimeter cube. ठीक है, so 2500 एक दो तीन, this is our answer for this question. ठीक है, John has a string, has a length of string. The string is 4 meter long. Correct to the nearest 10 centimeter. Write down the low bound of length in of the string. ठीक है, give you answer in centimeter. अच्छा जी. So 4 meter is the nearest 10 centimeter. So answer centimeter में देना है. Let's just like convert the length of 4 meter into centimeter. Again 4 meter को हमने convert करना होगा, तो 4 multiplied by 100, तो 400 centimeter, right? अच्छा, so let me write it like this, 400. Now let's find कि हम राउंड अप किधर करें, नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर पे ना. अच्छा, दिस इज वंस की प्लेस, दिस इज टेंस की प्लेस, दिस इज 100 की प्लेस, राइट? वी आर राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट टेंस, तो बेसिकली हम कह रहे हो इधर हम राउंड कर रहे हैं, राइट? रिमेंबर राउंडिंग का रूल, ऑलवेज लुक एट द राइट साइड पे. विल लुक एट ओवर हियर, वी नीड टू फाइंड द लोअर बाउंड. ठीक है, तो रिमेंबर हम हमारा क्या होता था, अगर इफ 5 से 5, ये 5 है या 5 से बड़ा, तो हम अप करते थे, लो तो माइनस करते थे. तो अब जो हमारी रेंज होगी वो प्लस माइनस 5 के दरमियान में ही होगी ना. अगर हम इस 400 में प्लस 5 कर दें, हमारी अपर बाउंड आ जाएगी. 5 माइनस कर दे तो लोअर बाउंड आ जाएगी. तो सॉरी, 400 माइनस 5, तो 395, तो दैट इज अवर आंसर. So this is the answer, 395 for the lower bound of the length. ठीक है. Now let's go down. John cuts off 10 pieces of string. Each piece is 5 centimeter long. Correct to the nearest centimeter. ठीक है, हमने इसके साथ भी हमने उसी तरीके करना है जो हमने ऊपर वाले के साथ किया था. Given find the minimum possible of length of string remaining. अच्छा, अब ये चीज है, अब हमने कहा कि एग्जाम्पल ले लो इस सिंपल टर्म के लिए. यू हैव अ केक, ठीक है, यू आर एट अ पार्टी, ठीक है, इन पार्टी यू ब्रॉट अ केक, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज यू आर लाइक इन्वायरमेंटली कॉशियस एंड यू वांट के ज्यादा केक आया ना, यू वांट टू मेक श्योर कि द लीस्ट अमाउंट ऑफ केक इज वेस्ट. ठीक है, ऑलराइट. अब क्या कर सकते हो टू मेक श्योर कि आपकी जो पार्टी के अंदर जो केक आया वो जाया ना? यू कैन आइदर बाय अ स्मॉल केक, ठीक है, either buy a small cake or either make the pieces of the basically the pieces big. ठीक है, या तो आप केक ही छोटा रख लो, या लोगों को बड़े पीस काट के दे दो केक से. पार्ट वन में देखो हमने वही चीज की है, हमने जो स्ट्रिंग है उसको हमने छोटी बाउंड लगाई. बेसिकली हमने कहा हम छोटा केक लेके आ गए पार्ट वन के अंदर. ठीक है, अब दूसरे पार्ट के अंदर हमने क्या करना है कि हमने कहना है कि हम कितना कम केक वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, मिनिमम वेस्टेज हम निकालना चाहते हैं. ठीक है, हमने कहा कि अच्छा, हमने बड़ा केक जो था वो ना लिया ना, हमने छोटा केक ले लिया पार्ट वन के अंदर, वो तो हमारा काम खत्म हो गया. अब हमने कहा जो ईच पीस इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब हमने कहा ईच पीस जो है, हमने जो हर पीस जो काटा वो भी तो हमें बड़ा करना होगा ताकि कम जाया हो चीज. ठीक है, सो वी टू मेक श्योर वी हैव द मिनिमम वेस्टेज, ठीक है, मिनिमम लेंथ और मीनिंग, वी हैव टू मेक श्योर ऑफ टू कंडीशन. वन, द entire string should be the smallest which we found in part 1, and now in part 2 we have to make sure कि जो हमने each piece that we are cutting should be the biggest piece that we can cut. So let's find the 5 centimeter की upper bound वाला part. अच्छा, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, वे नीड टू, हमने इसको सेंटीमीटर पे राउंड किया तो बेसिकली वंस पे हमने राउंड अप किया ना, बट हम तो डेसिमल पे हम देखेंगे, राइट साइड पे हम देखते हैं. ठीक है, लेट मी चेंज द कलर. आई डोंट नो मैंने इसको कलर क्यों ऐसा कर दिया. ऑलराइट, हमने 5 को राउंड अप या डाउन करना, राइट? 5 इज एट द प्लेस ऑफ वंस, ठीक है, बट हमने क्या करना, हम इस पे राउंड अप कर रहे हैं, हमने तो राइट साइड पे देखना है. 5 के राइट साइड पे क्या था, 5 तो एक होल नंबर है ना, 5 के राइट साइड पे तो डेसिमल ही होगा ना, समथिंग सम पॉइंट जीरो लिख देते हैं, तो डेसिमल ही आएगा ना वही राइट साइड पे, बिकॉज 5 मीन्स 5.0. अगर हमने 5 को पे ऊपर हम राउंड अप कर रहे हैं वंस की पोजीशन पे, तो हम राइट साइड पे हम डेसिमल में देखेंगे ना, पहले सबसे राइट साइड पे. अच्छा, हमारा क्या था, हमने कहा केक सबसे छोटा करो, वो पार्ट वन में हमने कर लिया. पीसेस है वो सबसे बड़े करो, वो हम इधर करेंगे.
तो 5 का अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होती है, +5 और -5 की रेंज में ना। तो हम इसके अंदर प्लस इधर 0.5 कर देंगे ना, ताकि हमारी बड़ी पीस पता चल जाएगा मैक्सिमम पीस ऑफ पाई क्या हो सकता है। तो इट विल टर्न इनटू 5.5। रिमेंबर 5 कि अगर हम राउंड अप करेंगे तो लोअर बाउंड क्या होगी 4.5, अपर बाउंड क्या होगी 5.5, राइट। अच्छा, वी हैव दिस पीस के नाम है उसकी, हमारे पास पाए का एक पीस आ गया, ठीक है, हमारे पास लेंथ का एक पीस आ गया। हाउ मेनी पीसेस आर देयर, 10 ना। तो टोटल जो पीसेस हैं वो कितने होंगे, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 55। हमने 55 यूज कर लिया। हाउ मच इज लेफ्ट, लेफ्ट विल बी the small cake or small length minus the bigger pieces. We are left with 340. This is our answer. ठीक है, this is the answer for part 2. Moving on to the next question. ABC is an isosceles triangle. AB is equal to BC. AC is 32. How many blah blah blah. अच्छा, सही है। Find the value of AB. ठीक है, हमने ये लेंथ फाइंड करनी है। ऑलराइट, अच्छा जी। अब इस केस के अंदर हमने करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम इसको इजी स्टेप हमारे लिए होगा कि इसको ब्रेक कर देते हैं दो राइट एंगल्स के अंदर। एक राइट, ओके, ठीक है, दो राइट एंगल बन गए। मैंने सेंटर पॉइंट से कट किया, आई कट इट फ्रॉम द सेंटर, सो मींस दिस लेंथ विल बी आल्सो इक्वल टू दिस लेंथ, राइट। सो 32 का हाफ क्या होगा 16, दिस इज 16, दिस इज आल्सो 16, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ आई नीड टू फाइंड this angle, right? ठीक है, so let me we need to find AB, ठीक है, this is थीटा का एंगल, ठीक है, तो दिस इज आल्सो थीटा का एंगल हमारा हो जाएगा। मैं एहतियातन लिख लेता हूँ, ठीक है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड टू, बेसिकली यूज दिस टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। आई कुड से sin थीटा इज के नाम है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा, रिमेंबर, अब देखने का तरीका, रिमेंबर जब हमने कोई भी रेशियो यूज करना है, ट्रिग रेशियो, वी नीड टू लुक एट कि हमारे पास साइड कौन सी अवेलेबल होंगी, राइट। हमने फाइंड करनी है दिस ए बी, हमने कहा ये हमने यूज करनी है। अच्छा, हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है। अब द थिंग इज उन्होंने हमें साइन थीटा भी दिया हुआ है, कॉस थीटा भी दिया हुआ है, टैन थीटा भी दिया हुआ है, हमने यूज कौन सा करना है। इस केस के अंदर बेसिकली हमें करना ये होगा, हमने देखना है कि कौन सी लेंथ इन्वॉल्व हो रही है इनके अंदर। अच्छा, एंगल के बिल्कुल सामने कौन सी लेंथ होती है, परपेंडिकुलर। The longest one is hypotenuse, and the length directly below the angle is base. ठीक है। Now look at the triangle. ठीक है। Which two lengths are involved? First of all, hypotenuse is involved because हमने वो find करना है. We need to find this ना. So this is definitely involved, right? Now we need to look at the second value, 16, because we don't know this बड़ी वाली लेंथ जो है ना, डॉटेड लेंथ, वो तो हमें पता ही नहीं है, we don't know क्या है, हम उसके पास जाते भी नहीं है। The second length involved is this na base, which is 16, right? Acha, now we have two lengths involved, base and hypotenuse. In which formula does both base and hypotenuse are present? ठीक है, in sin theta is perpendicular over hypotenuse, no. Tan theta is perpendicular over base, perpendicular we हमारे पास है नहीं, only cos theta is the answer. So cos theta, remember, is base over hypotenuse. अब मैंने ये क्या लिख दिया भाई, base over hypotenuse. What is the value of cos theta? I can just replace now. 8 over 17 is equal to what is base? 16 over hypotenuse is AB की लेंथ ना। अच्छा, now I can simply go down, मैं काम कर सकता हूँ सुकून से। Now just cross multiply, 8AB is equal to 16 times 17. Remember, अभी हम कभी इस तरह की सिचुएशन में हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते, हम बाकी सारी वैल्यूज को एक साइड लेके आए ताकि हम कटिंग कर सकें। AB is equal to 16 times 17 over 8, which is cutting 8 over times 2 is 16. So AB
is equal to 2 times 17, which is equal to 34. So that is our answer. All right, calculate the triangle area of triangle ABC. This entire triangle का एरिया निकालना, ठीक है। अब क्या नाम है, ट्राइंगल का एरिया निकालने का तरीका बहुत आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। आप एक तो क्या नाम है कर सकते हो, दो ट्राइंगल दी हुई हैं, हाँ क्या नाम है, परपेंडिकुलर निकालो, 2 टाइम्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर लो, या सिंपल ट्रिक रेशियो यूज करके ट्रिक वाला फॉर्मूला यूज करके कर लो। रिमेंबर ट्रिक के अंदर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था वो क्या था, हाफ इंटू L1 इंटू L2 इंटू साइन थीटा, राइट। L1 L2 वो लेंथ है जो एंगल को हम सैंडविच कर रही हैं, तो हमारे पास ये ए बी जो हाइपोटेन्यूज और जो क्या नाम है ये छोटी लेंथ 16 जो है, सो मैं हाईलाइटर यूज करता हूँ येलो वाला, ठीक है। दिस इज अवर एंगल ना, वी कैन यूज साइन थीटा की वैल्यू फ्रॉम हेयर, राइट। ड्रॉ बाई, हाँ ठीक है। ऑलराइट, रिमेंबर इन ट्रिक के जो फॉर्मूला था हाफ इंटू के नाम L1 इंटू L2 इंटू साइन थीटा, द लेंथ्स आर दो जो सैंडविच करती हैं एंगल को, so एक ये लेंथ बनती है और एक ये वाली लेंथ बनती है, राइट। सो वी हैव अवर वैल्यूज, ठीक है। सो हम ये पहले छोटा जो है क्या नाम है ट्राइंगल जो वन है छोटा, ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया क्या होगा ट्राइंगल वन का, हाफ इंटू हमने हाइपोटेन्यूज जो L1 थी फाइंड की थी 34, L2 हमारी क्या थी 16, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, 15 over 17, right? Now I can just do the cutting, ठीक है। 17 मतलब 17, 72 is 34, 2 1s are 2, 8 is 16, so 2 times 8 times 15, 8 times 30, which is equal to 240. अच्छा, remember in the start I cut this big triangle into two equal triangle, छोटी right angle दो बना दी थी, that means the area, these two have the same area, right? So I could just add them two times, right? Multiply the two times कर लो, so means के area of this bigger triangle equal to two times the area of the small triangle, right? So is equal to 2 times 240, which is equal to 480 centimeter square. That is the answer. All right, let's move to the next question. All right, so the diagram below shows three triangles P, Q, and R. The triangle T is an image of a triangle in the enlargement with center 5.2. Scale factor true. Draw and the label triangle and label the triangle T on the diagram. All right. This is the transformation of the map triangle P into triangle Q. Find the matrix representation of the map triangle T. This is the question. This is question number 24. Let's go आगे पहले. This is 25 and this is 26. ठीक है, these are the three questions left. ठीक हो गया. All right. Just give me 2 minutes. I need to plug in my charger for the laptop because the battery is about to die. So just give me 2 minutes. I'll be right back. All right. Sorry for the weird break. I quickly had to get my charger. Otherwise, all of the working would have been lost. And thank God it didn't go to that. So, all right. So we have transformation question, ठीक है. So the diagram below shows three triangles P, Q, and R. Okay, ठीक है. The triangle T is the image of a triangle P under the enlargement. Remember what is the meaning of enlargement? It means zoom in or zoom out. ठीक है. The center 5,2. ठीक है. And scale factor K, which is equal to 2. All right. Draw and label the T on the diagram. Basically we need to क्या नाम है enlarge P with center कितने लिख लेता हूँ 5,2. ठीक है, and K is equal to 2. All right.
रिमेम्बर इनलार्जमेंट की जो दो बेसिक सिनेरियो होते हैं, एक जो सेंटर होता है वो 0,0 पे होता है। इन दैट केस आपने हर के नाम है के नाम है पॉइंट को आपने मल्टीप्लाई बाय स्केल फैक्टर करना होता है, बट इन दिस केस आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हाँ मैं सारे पहले पॉइंट्स लिख लेता हूँ। ठीक है, जो पॉइंट्स हमारे पास हैं ऑप्शंस उनकी मैं लिख लेता हूँ, इधर एक लिखना स्टार्ट करता हूँ। पी का जो पॉइंट्स है, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 4, 4 then there is 4 comma 4 equal to 2, 4 comma 2, and the last one is मैं थोड़ा सा आगे चला गया, मैं थोड़ा सा पीछे ले आऊँ, उधर जगह नहीं है इतनी। 4 comma 2 and then the last one is 4 comma 4, 4 comma 2, 5 comma 4। ठीक है, इन दिस केस का हमारा जो सेंटर है वो ओ 0,0 पे नहीं है, तो स्टेप वन क्या था, सेंटर माइनस कर दें इनमें से। कलर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कलर ऐड कर लेते हैं, उसको सेंटर हमने माइनस करना है। 5,2, 5,2, 5,2। ठीक हो गया। सो अगर हमने इसमें से माइनस करेंगे, व्हाट विल गेट, ग्रीन में लिख लेता हूँ। इधर हमारे पास क्या बचता है, 0,2, इधर क्या बचता है -1,0, इधर क्या बचता है -1,2। ये तीन आंसर आ गए। नाउ मल्टीप्लाई विथ k which is 2। अब क्या हमारे पास आंसर आता है, -2,2, -2,0, 0,4। सॉरी -2,4 होना चाहिए था, इधर मैंने 2 क्यों कर दिया। हेलो, ओके, let me quickly just make the amendments। -2,4, -2,0, 0,4। ठीक है, now add the center back, 5,2, 5,2, 5,2। ठीक है, we will get the new answer, let me go down a bit, the 3 points will be -5 plus 2, 3, comma 6, 3, comma 2, 5,6। now we have 3 points now। ग्राफ पे इनको ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू है 6, दिस पॉइंट। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2। दिस इज बिट डर्टी। ठीक है, इधर बनाया इसे 3, वाई की वैल्यू 2, एंड एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 6। So we zoomed in। You know what I could do is the घुमाना नहीं पड़ना इस तरह। Well, I tried to make it work, but it did not work. Like, you know what? Race, flip. Oh, this is way better. Alright, even though it's not perfect, it is way better. So now just ah, right. Why am I doing this? Why are we here just to suffer? Alright, please use scales to draw this. I'm trying, but it is not letting me use the scale. So, and it's also set label code. This is T. Alright. So, describe fully the single transformation that maps triangle P to Q up, or triangle P to Q. ठीक है, this triangle P, इसको हमने Q पे मैप करना है,
अच्छा, लुक एट द डायग्राम, ठीक है। अब हमारे पास किस कंडीशंस के अंदर हमारे जो क्या नाम है ट्रायंगल जो है उनकी ओरिएंटेशन चेंज होती है। एक रिफ्लेक्शन के अंदर हो जाती है, एक रोटेशन के अंदर हो जाती है। बट रिफ्लेक्शन के अंदर आपकी फ्लिप होती है, आपके नाम है, because ये आपको इसके नाम है फ्लिप नहीं हो रहा है इस केस के अंदर। क्लियरली आपको रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है, पी इस तरफ को मूव किया, हमने को क्यू की तरफ जा रहा है। ऑलराइट, सो हम थोड़ा सा ना इसका स्केल देखना स्टार्ट करते हैं कि किधर को जा रहा है। So if I just draw this, you see, हम अगर इसको नोट करें तो यहाँ पे y 4 पे जा रहा है और x की लेफ्ट पे ऊपर ये जो जो ट्रायंगल Q है, इट इज मूविंग अप 4 places एंड मूविंग लेफ्ट 2 places, राइट। सो अगर मैं इसको क्या नाम मैं रोटेशन वाली साइड से देखूँ, यहाँ पे कुछ हो सकता है इधर, सेम 1 2 3 4 एंड 1 2, यू सी, रोटेशन वाली साइड पे जा रहे हैं। आप पहले तो मुझे बताओ रोटेशन साइड क्या है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। कितना एंगल बन रहा है, लेफ्ट पे 90 डिग्री पे हम जा रहे हैं, ठीक है। और सेंटर हमारा क्या होगा, 0,0, ठीक है। सो हमारी जो पूरी स्टेटमेंट बनेगी, रोटेशन 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम, या अबाउट लिख लेते हैं, एक सिंटेक्स याद रखते हैं, हमेशा एक सिंटेक्स ही बेहतर है डिफरेंट चीजें। अबाउट 0,0, ठीक है। अच्छा, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल क्यू टू ट्रायंगल आर, क्यूट ट्रायंगल। ये सी, अब देखो इसके अंदर क्या नाम है फ्लिप हो रहा है डायग्राम पे, राइट। सो अब इसके अंदर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन किस तरीके से देख सकते हैं। अब अगर रिफ्लेक्शन बेसिकली के नाम है, तीन केसेस होते हैं रिफ्लेक्शन, एक्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इन स्लांट लाइन की केसेस में आपको बता सकते हैं। अब पहले जो बेस केसेस है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, हम देख लेते हैं। तो वाई पे तो होने से तक वाई पे होता तो राइट साइड पे हमारा क्यू जा रहा होता। एक्स एक्सिस पे बन सकता है क्योंकि एक्स एक्सिस की साइड पे हम जा सकते हैं कि क्योंकि क्या नाम है वो हॉरिजॉन्टली क्या नाम है चेंज हो रहा है। बट फॉर इट टू बी एग्जैक्टली एट एक्स एक्सिस वी नीड टू मेक श्योर कि जो डिस्टेंस बिटवीन द ट्रायंगल क्यू फ्रॉम एक्स एंड ट्रायंगल आर फ्रॉम एक्स शुड बी सेम, ठीक है। वरना तो वो किसी और के नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी हो सकता है। तो ये 1 2 3 4 बॉक्सेस बन रहा है, ये भी सेम पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहा, 1 2 3 4 पे जा रहा है। सेम इज केस विद ऑल ऑफ दी साइड्स, 4 4, सी। अब बेसिकली हमें क्लियर हो गया कि जो हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो तो यही है, राइट, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो हमें एक चीज पता चलती है कि जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर है। जब आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है, वो क्या चेंज कर रही है, एक्स की वैल्यू तो आपकी चेंज नहीं हो रही ना, राइट। तो आपने कहा एक्स की वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, ठीक है। बट आपकी चेंज क्या हो रही है, वाई की वैल्यू ना, वो किस तरह चेंज हो रही है, आपका जो साइन है वो नेगेटिव होना ना। लुक एट द डायग्राम, लेट मी शो यू। यहाँ पे क्या वैल्यू थी वाई की, 4। यहाँ पे क्या है, -4। यहाँ y की वैल्यू क्या थी, 5। इधर क्या है, -5। यू सी, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस का मतलब है कि वो लाइन आपकी जो है वो नेगेटिव साइन के साथ हो रहा है y चेंज, x आपका चेंज नहीं हो रहा। तो आपने कहा ये -1 पे आ जाएगा। एंड ये बेसिकली मैट्रिक्स को फुल करने के लिए वहाँ पे 0 लगा दिया, क्योंकि जो बेसिकली आपका जो कोऑर्डिनेट होता है वो x, y की फॉर्म में यूं आ रहा होगा, ठीक है। एक्स और वाई, जब इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट के नाम है एक्स और वाई के जो प्रॉपर वैल्यू ट्रांसफॉर्मेट होने के बाद, ठीक है। तो 1 पॉइंट आंसर है, तो क्या नाम है रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस है, बेस केसेस है, इनको याद कर लो बेहतर रहता है, ठीक है, because अदरवाइज आपको टाइम बहुत ज़ाया हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर दैट क्वेश्चन। नाउ काइनेमैटिक्स का सवाल है, द डिस्टेंस, अच्छा, द डायग्राम इज अ स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 20 seconds of the cyclist journey, calculate the distance travel for the first 16 seconds. Draw, I'm gonna use this thing, for, okay, first 16 seconds, right? So अच्छा 16 ये, this, this, okay, ठीक हो गया। अच्छा, सो अब
हमारे पास एक शेप बन गई है स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो एरिया अंडर द ग्राफ आती है, राइट? अब एरिया अंडर द ग्राफ, यू कैन आइदर ब्रेक दिस ट्रेपेजियम इनटू टू शेप्स, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, बट मैं ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ। तो एरिया इज डिस्टेंस इक्वल टू, वरना बाद में मैं भूल जाऊंगा उसको लिखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ ऑल, सम ऑफ पैरेलल साइड विच इज, ये एक पैरेलल साइड 16 की है, दिस वन। दूसरी पैरेलल साइड ये है, ये ये किधर है, ये इसका एंड पॉइंट 16 है, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका 8। तो लेंथ कितनी होगी 16 माइनस 8 विच इज 8। सो हमारे पास एक ये लेंथ आ गई। हाइट कितनी होगी, हाइट वर्टिकल होती है, तो हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ पे हम जा रहे हैं, तो ये क्या 9। तो हमारी जो हाइट है वो 9 हमें पता चल गई। हम सॉल्व करते हैं, 16 प्लस 8 क्या होगा आपका 24 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाई 2, हाफ था ना, 12। तो इसका आंसर आएगा 12 टाइम्स 9, 12 मल्टीप्लाई बाई 9 कर दो, 9 टू 18 एंड 1 9, 108 इज आंसर। तो हमारा एरिया अंडर जो नाम है ग्राफ या डिस्टेंस ट्रेवल इज 108 मीटर। ठीक है। By drawing a tangent, find the acceleration of the cyclist when t is equal to 18। ठीक है, t is equal to 18, 18 में था कि 16 में, 18 में था, ठीक। t is equal to 18 पे हमने टेंजेंट बनाना है। ठीक है, टेंजेंट होती है वो लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, ग्राफ को कट नहीं करती। ठीक है, इधर करके आपको टच कर रही होगी, एग्जैक्टली मुझसे ड्रॉ नहीं हुई, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी जस्ट ट्राई zoom in a bit, probably that will be more helpful। So this ठीक हो गया, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ऑलराइट, तो अब ग्रेडियंट फाइंड करना है, एग्जैक्टली लाइन सही जा नहीं रही। लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। ठीक है, तो इफ आई ट्राई टू स्केल, चलो, ऑलराइट, सो हो गया। I just take it as, alright, just one last try, probably I'll get it। ठीक है, दिस इज वे बेटर। ठीक है, हमने टेंजेंट बना दिया था। चलो, अब ये एक चीज याद रखना, जब भी ग्रेडियंट फाइंड करना, जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे, नेवर टेक दिस पॉइंट ऑफ, बेसिकली जो टेंजेंट जहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट को कभी नहीं लेना। ठीक है, हमेशा कोई से कॉर्नर ले लो। यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, एक्स की वैल्यू, व्हाट इज एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है 14 15, and x is 15 and y is what, 8। all right, so I can just use this value, और ये मैं यूज कर सकता हूँ। x की वैल्यू इज 20, x की वैल्यू इज 20। what is y की वैल्यू, I'll just say कि 11 point, so 5 लगा लें आई गेस। ऑलराइट, क्या नाम है, जब आप ड्रॉ करोगे विद प्रॉपर स्केल्स के साथ तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू, ट्राई टू यूजिंग होल नंबर्स नॉट डेसिमल्स। सो अगेन ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो था y2 minus y1 over x2 minus x1। ठीक है, so now just put y2 is 11.5 for me, 11.5 minus y1 is 8 I reckon, x2 was 20, y1 was x1, 11.5 minus 8, x1 was 15। ठीक है, 8 9 10 11, 3.5 over 5। all right, so
दिस इज बेसिकली कि इसमें कटिंग करना चाहूँ तो मैं इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कर लेता हूँ अपने लिए, या मैं इट विल बी 35/50। कटिंग कर लेते हैं 5 से, 7 5 से 35, 7 ठीक है। तो इट विल बी 7/10 विच इज इक्वल टू 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आंसर मेरा 0.7 है। एक्सेप्टेबल रेंज जो एग्जामिनर ने दी है, लेट मी टेल यू दैट एक्सेप्टेबल रेंज is 0.5 till 0.9, so a pretty wide range. ठीक है, so that is the answer for this one. ठीक है, so on the grid in the answer space, sketch the distance time graph of first 16 seconds of the cyclist journey. ठीक है, first 16 seconds। ठीक है, ऑलराइट, सो यहाँ पे कौन सा स्पीड के साथ बेसिकली से कहा, ये हमारा जो ट्रेपीजियम है उसको हमने एज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर शो करना है। ठीक है, सो अब इसको हमें शो करने के लिए इसने कहा है कि मैं जो वैल्यू पॉइंट से एक मरतबा 16, तो हमारा टोटल डिस्टेंस हमने 108 तक शो करना है। राइट, सो हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट होगा 108 पे होगा। ठीक है, डिस्टेंस का तो पहले मैं ना उसको डॉटेड लाइन से ना लगा लेता हूँ अब एज अ पॉइंट, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं बाद में इसकी जो ग्राफ है ना एक्सटेंड ना कर जाऊँ कि 16 तक जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया 108 था ना, तो ये 110, तो 108 विल बी अराउंड समवेयर ओवर, ये 110 है राइट। हमने कहा ये 110 है, तो हमारा ग्राफ विल बी अराउंड दिस विल बी 108। ठीक है, सो मैंने कहा कि अच्छा मैं ये जो 110 वाली लाइन है ये तो हटाऊं ना बैठ के, हमें पता चल गया कि 108 था ये। ग्राफ को हमने चेक कर लिया तो ये 108 हमारा, ये अज्यूमिंग इधर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसने कहा है कि इंक्रीजिंग स्पीड पे आ जाता है कि बेसिकली आपकी स्पीड बढ़ रही है ना राइट। स्पीड बढ़ रही का मतलब क्या नाम है, आप एक्सेलरेट कर रहे हो। सो क्या नाम है, आपका जो डिस्टेंस कवर्ड है, ठीक है, अब जो अब ग्राफ जो आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है विद रिलेटिव रेलेवेंस टू स्पीड टाइम ग्राफ, इफ द स्पीड इज कांस्टेंट, जो आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो तो आपका स्ट्रेट लाइन पे जा रहा होगा। ठीक है, बट इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, आपकी एक्सेलरेशन हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ देखो ना, स्पीड आपकी फॉर द पर सेकंड आपकी बढ़ रही है, दैट इज शोइंग एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आपका स्पीड बढ़ रही है हर सेकंड पे, तक आप एक्सेलरेट कर रहे हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, जब आपका स्पीड टाइम आपका स्पीड बढ़ रही है हर सेकंड, विच मीन्स आपका हर सेकंड के बाद जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मीन जो ग्राफ जो है आपका वो यूं के ऊपर के तो जाने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो कर्वेचर जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के दो तरह के हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कर्व, या एक ये हो सकता है। इस केस के अंदर आपका शुरू में डिस्टेंस बहुत तेजी से कवर हो रहा है, उसके बाद में डिस्टेंस बहुत ही कम हो रहा है। बट इन दिस केस शुरू में स्लो था डिस्टेंस क्योंकि स्पीड कम थी, बट आपके डिस्टेंस स्पीड बढ़ी, आपका डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो मीन ये एक्सेप्टेबल केस नहीं, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ रही है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है इस केस के अंदर। तो हमारे पास हमें पता तो चल गया कि ये ग्राफ ये कर्व आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या, कौन सा स्पीड है, तो आपका वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू आ जाएगा। अच्छा, टाइम क्या है, 8 सेकेंड। ठीक है, 8 सेकेंड के ऊपर 1 सेकेंड तक हम जा रहे हैं ना इंक्रीजिंग के ऊपर इधर। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 8 इंटू क्या है 9, तो 4 टाइम्स 9। 9 का नाम 4 से क्या होगा आपका 36। तो बेसिकली आपने कहा कि 36 मीटर जो है आपने ट्रैवल किया है वो इस ग्राफ के अंदर ही होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि इसको हम नीचे डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बना लेते हैं कि टाइम 8 था, 8 तक हम गए। ठीक है, जो डिस्टेंस हमने कवर किया वो 36 था। 8 सेकंड पे हम यहाँ पहुंचे, ये 20 था, ये 30 यहाँ पे आ गया, और 35 ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 35 अगर ये है तो 36 थोड़ा सा ऊपर होगा उसके। हमने पॉइंट पकड़ लिया ये वाला। तो जो हमारा ग्राफ होगा वो यूं जा रहा होगा इस टाइम के अंदर, यूं कर्व। ठीक है, तो ऐसा कर्व बना दिया हमने।
उसके बाद क्योंकि हमारी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब जो हमने डिस्टेंस कवर किया है पर सेकंड वो भी कांस्टेंट होगा। बिकॉज अगर आप 10 की स्पीड से जा रहे हो, 10 स्टेप्स पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, आपने पहले सेकंड के बाद भी 10 स्टेप नहीं है, दूसरे सेकंड के बाद भी 10 स्टेप नहीं है, तो कांस्टेंट जा रहे हो ना, तो आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही होगी। तो अब आपने इसको बस कनेक्ट कर देना है स्ट्रेट लाइन के साथ, लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज अ कर्व। ठीक है, कर्व आपका यूं जा रहा होगा और दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ये आपका ग्राफ बन गया। अच्छा, एग्जामिनर ने जो पॉइंट्स आपके लगाए हुए हैं, एक तो आपके करेक्ट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स के ऊपर लगाए हुए हैं। ओके, ठीक है। और दूसरे आपके ग्राफ की शेप के ऊपर लगाए हुए हैं। तो बेसिकली ये पार्ट कर्व होना चाहिए, ये पार्ट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स मूव आगे। आई एम pretty much done. This is the last question. All right, so this is लोकस लोसाई वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अ मैप इज ड्रॉन फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर स्केल बन रहा है। ठीक है, अ थर्ड रेडियो मास सी इज नॉर्थ ऑफ लाइन ए बी, मतलब ऊपर करके कहीं होगा। इट इज 40 किलोमीटर फ्रॉम ए, तो अगर हम उसको कवर करें, हमने कहा था 5 का डिफरेंस है ना, 5 to 1 का रेशियो है, तो कट करो। 8 5 40, तो ये 8 यूनिट्स फ्रॉम ए है। 8 यूनिट्स फ्रॉम ए बनता है। ये क्या होगा, ये 10 होगा, वे 10 फ्रॉम बी होएगा। अच्छा, अब मसला ये है कि हमने जब एक सिंगल पॉइंट से हम लगाते हैं तो हम आर्क लगाते हैं, राइट। तो हमने कहा कि 8 पॉइंट्स फ्रॉम बी ए जो आ रहा है, तो आपने बेसिकली कंपस भी के नाम है उसको करना होगा 8 सेंटीमीटर के ऊपर, जो है आपने कंपास के ऊपर पेन लगा जो डाला होगा, 8 सेंटीमीटर तक उसका क्या नाम है, आपने माउथ ओपन करना है। तो आपकी जो आर्क बनेगी वो अराउंड इस तरह के करीब बनेगी। ठीक है, अज्यूमिंग ये बी से थोड़ा सा 20 सेंटर पॉइंट ये इसको मैं यूं करके बनाता हूँ। ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, समथिंग। ठीक है, रिमेंबर हमेशा लाइट पेंसिल शार्प हो आपकी जब आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, लाइट पेंसिल से आपने करना है। दूसरा, आपने हल्के हल्के बार बार करने, एकदम से जोर से दबा के नहीं करते ना, वरना एक तो क्या नाम है, गलती हुई तो आप रेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, दूसरा आपको फिर क्या नाम है, आहिस्ता आहिस्ता करोगे तो क्या नाम है, इजीली आपके नाम है उसको एक्सटेंड भी बार बार कर सकते हो। दूसरा, आपने 10 सेंटीमीटर की लेंथ पे आपने करना है, तो जब आप उसको करोगे पॉइंट बी पे, तो 10 सेंटीमीटर के ऊपर आँख लगाना स्टार्ट करोगे, तो इट विल प्रोबेबली गो अराउंड लाइक दिस। तो आपको ये इस तरह का एक ट्रायंगल बन जाएगा, पार्ट जो पॉइंट होगा। लेट मी इरेज दिस इंटायर थिंग। तो मैं इसको नीट करके कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आई ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल ऑफ द वर्क। ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, एंड ग्रीन कलर से मैं इसको शो करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट होगा सी। ठीक है, इट इज आई एम नॉट ड्राइंग टू स्केल बिकॉज इट इज मुझे अलाउ नहीं कर रहा। सो एग्जाम के अंदर आपने जो होगा प्रोटेक्टर वगैरह कंपास वगैरह के थ्रू आपने उसके अंदर उसके पुट करना, उसका माउथ ओपन करना है अराउंड इक्वल जो आपने कैलकुलेट की थी हमने साइड्स, हमने पॉइंट लगा लिया इसका सी का। ठीक है, अब ये कहते हैं ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब हमने क्या नाम है, स्केल पकड़ना है, स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देनी है इसकी। ठीक है, इसको फ्लिप कर दूं ताकि मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा इसको फ्लिप करो। हाँ, नहीं मुझे इस तरह मुश्किल हो रही है, चलो I guess I'll try with this thing. ओके, राइट राइट, ठीक है, ये हमारी ट्रायंगल बन गई एबीसी। नीचे जाते हैं, उसने कहा हाउस डी इज इनसाइड द ट्रायंगल व्हिच इज मोर देन 35 किलोमीटर फ्रॉम बी एंड क्लोजर टू बी देन ए। ठीक है, अच्छा जी, हमने कहा कि जो रेंज हो, इसने कहा अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्राउन कर लेता हूँ इसके लिए। 35 फ्रॉम बी, तो 5 का डिफरेंस था तो लगाओ। हमने कहा 7 फ्रॉम बी बनेगी यूनिट्स फ्रॉम बी,
प्रोटेक्टर का माउथ बेसिकली क्या नाम है, आपने जो कंपास वगैरह था उसका माउथ खोला, ठीक है, 7 सेंटीमीटर का हमने इसको सेट किया, बी से 7 पे हम जा रहे हैं ना, राइट। सो बी पे हमने एक एज रखी, पेन हमने जो उसका होगा हमने उसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया, तो हमारी जो आर्क होगी वो इस तरह करके कहीं होगी, ठीक है, 7 सेंटीमीटर की इस तरह की आर्क बन रही होगी, ठीक है। हमने क्या नाम है, इस मोर देन 35 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम बी, तो हमने कहा कि 7 से ज्यादा की होगी ना, तो हमने 7 पे आंख लगा ली, ठीक है। अब हमने कहा कि मोर देन है ना, 7 पे आगे हमने कहा कि मोर देन है, तो भाईजान ये वाला जो रीजन है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, दिस कैन नॉट बी, कैन नॉट बी द रीजन, ठीक है। तो हमने कहा कि जो अंदर वाला रीजन है ना, इसको हम आई मेड अ बिग मिस्टेक, ठीक है, ओके, पर्पल, होपफुली मुझे ड्रॉ करने देता सही तरह, ओके, ठीक है। सो हमने कहा कि जो अंदर वाला रीजन है वो तो हम यूज कर नहीं सकते, तो अंदर वाले रीजन को हमने कहा कि ये तो हमारे ऑप्शन में नहीं आता, बट उसकी जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, उसने कहा इट इज क्लोजर टू द बी देन टू ए, ठीक है। अम, आ जाओ ऊपर। अब बी से ए के दरम्यान हम किस तरह निकाल सकते हैं, अब एक जो आपके पास रीजन आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए अब आपको क्या नाम है बाइसेक्टर निकालना पड़ना है, क्या नाम है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है, क्योंकि ब्लाइंड हॉरिजॉन्टल है, तो क्या नाम है उसके सेंटर पॉइंट्स आप लगा सकते हो ए बी का जो है फ्रॉम सी, तो मैं चेंज कर देता हूँ कलर, ये कर लेता है गेस, ठीक है। सो अज्यूमिंग लेट्स सपोज ये मेरी कंपास के थ्रू, इसको फ्लिप करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो ठीक है, अज्यूमिंग मेरे जो आंसर मेरा जो स्केल आ रहा है वो ये आ रहा, बहुत ही चला गया खैर से आगे, ठीक है। तो अज्यूमिंग कि लेट्स सपोज ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये बता रहा है कि मुझे कि वो बी और डिस्टेंस कितना इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्क्रीन वापस आ जाओ भाई, ओके, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन है जो कि नाम है मैं ग्रे से कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला रीजन तो ए के करीब है, तो हमने कहा ये वाला रीजन तो हो नहीं सकता, तो जो हमारे पास ऑप्शन रह गई है उसको जो हम शेड कर सकते हैं वो है ये वाली पिंक वाली, तो जो होगा वो इस एरिया के दरमियान में कहीं होगा, तो इसको क्या नाम है आप बाद में शेड कर सकते हो, बिकॉज उसने शेडिंग की रिक्वायरमेंट दी हुई है, ठीक है। तो ये वाला एरिया होगा जिसके अंदर वो हाँ डी जो है वो लाई करता होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास था, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई कि मेरा कोई एक्यूरेट क्या नाम है मुझे अलाउ करने दे स्केल का, मैं 2-3 मॉडल इस तरह डाल दूंगा ताकि वो मुझे एक्यूरेटली डायग्राम बनाने दे, ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर पेपर, ठीक है। हमारा टाइम कितना लगा है ऐसे चेक करें तो अराउंड 2 आवर्स हमें इजी या स्लो जाते जाते हमें लग गए, तो दिस इज द एंटायर वर्कशीट। तो मोर पूरे 2 आवर्स हमें लगे कि ना मैं हम स्लो भी जाते रहे पूरे एक्सप्लेनेशन करते हुए, और 2 आवर्स के अंदर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। विद प्रैक्टिस यू गाइस कैन इजीली डू दिस इन लेस टाइम, ठीक है। सो रिमेंबर, मैंने आपको एक ही गो के अंदर सारे क्वेश्चन करके दिखा दिए। रिमेंबर, मेक श्योर कि आप सर जैन की जो टेक्निक है पास पेपर अटेम्प्ट की उसको फॉलो करो, उनके अंदर जिस तरह वो लूप्स करवाते हैं उनको फॉलो करो, बिकॉज इफ़ यू फॉलो देम आपका सिग्निफिकेंटली टाइम रिड्यूस हो जाता है और आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुली कंप्लीटिंग क्वेश्चन इंक्रीज हो जाती है। सो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड। I am going to upload this file as well, so that इसको अपलोड करके मैं लिंक में भी डाल दूंगा। So that's going to be probably much it from me from this session. So hopefully you guys like it. If you have any queries, just type it in the questions, and any comments regarding the stream or the word, just tell me in the comments. Hopefully you are able to like get insight, useful insight from this. Take care and have a blast. Allah Hafiz.